पीछे आपने लिख रखा है पदयात्रा, लेकिन इसको पदयात्रा की जगह आप गुस्सा यात्रा, डांट यात्रा, ये सब भी तो कर सकते थे, क्योंकि आप कि मैंने जितने भाषण आज सुने सब में आप हड़का रहे हैं जनता को। नहीं, बिल्कुल सही बात है। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? कई लोगों को लगता है कि पहले मैं दूसरा काम कर रहा था, अभी कुछ दूसरा कर रहा हूँ। मूल में मेरे काम में कोई फर्क नहीं है। आप अपने भाषणों में सबसे पहले आप जिक्र करते हैं नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के जिक्र में आप जनता से पूछते हैं कि जब वोट पुलवामा के नाम पे दिया तो फिर शिकायत क्यों? अगर लाखों रुपए का अपना वोट आप 5 किलो अनाज पर दे देंगे या जात के नाम पर दे देंगे तो आपकी गरीबी रहेगी ही रहेगी, चाहे मोदी को दीजिए, प्रशांत किशोर को दीजिए या लालू को दीजिए। आपके भाषणों में दूसरा जिक्र आता है नीतीश कुमार का। आपको लगता है कि अब वो बिहार की पॉलिटिक्स में बिल्कुल रेलेवेंट नहीं रहे? कैमरे पर कह रहा हूँ, आपके सामने भी कह देता हूँ, नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। यहाँ शराबबंदी लागू उन्होंने किया है। जहरीली शराब से लोग पीकर मरते हैं। भाई साहब अपने पॉकेट में हाथ डाल के विधानसभा में खड़ा होकर कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। आईपैक एक कंपनी है, अभी उस कंपनी में आपका कोई स्टेक, कोई शेयर है? 2 मई 2021 के बाद से मैं आज तक आईपैक के किसी ऑफिस में पैर भी मैंने नहीं रखा है। और वॉलंटियर तो वहां से आ रहे हैं? हाँ, काफी लोग काम कर रहे हैं। वो ठीक है, वो प्रोफेशनल संस्था है, उसकी मुझे जरूरत होती है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। जैसे प्रशांत किशोर इज वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ आईपैक नाउ? यस, यू कैन से दैट। नो डाउट अबाउट इट। मैं उनको, जनसुराज उनको पैसा देती है, वो काम कर रहे हैं। और जनसुराज को पैसा कौन देता है? जितने लोगों को मैंने बनाने में नाम ले दीजिए कुछ का। नहीं, नाम तो आजकल दिल्ली की मीडिया में कुछ एक जो सुर्खियां बनती हैं वो ये बनती हैं कि किसको 22 जनवरी का न्योता मिला, किसको नहीं मिला, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। आपसे कभी किसी ने पूछा? नहीं, हम लोग की क्या औकात है। आप कह रहे हैं हमारी क्या हस्ती? हमारी हस्ती नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे बुलाकर मिलते हैं? नहीं, मिलते थे, कभी मिले होंगे। अब आज की तारीख से नहीं मिले? मैं कई वर्ष से नहीं मिला हूँ। राहुल जी का फोन आता है आपको, प्रशांत किशोर जी को? अभी तो आया नहीं। बेचारे वो बहुत व्यस्त हैं खुद। बेचारा भी कह दिया और व्यस्त भी कह दिया। इतना वर्कलोड है इसलिए बेचारा कह दिया। ये इतनी लंबी बातचीत में पहली बार आप थोड़े से उद्विग्न दिख रहे हैं। उद्विग्न? जी नहीं, उद्विग्न नहीं। मैं उद्विग्न तो जल्दी होता नहीं। कई लोग, मैं डरता किसी से नहीं हूँ जी, ये बात तो आप जानते हो। मैं डरता किसी से नहीं, और राजनीतिक तौर पे तो किसी से नहीं डरता। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? अगर मेरे साथियों ने कहा कि राघोपुर लड़ो। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और ये है ललन टॉप का पॉलिटिकल इंटरव्यू का कार्यक्रम जिसका नाम है जमघट, और जिसमें सत्ताधीशों से या फिर सत्ता के दावेदारों से सवाल पूछे जाते हैं। जमघट में इस दफ़ा के जो मेहमान हैं उन्हें आपने इस कार्यक्रम के पूर्व अवतार में देखा सबसे पहले। तब इस कार्यक्रम का नाम होता था नेताजी घेरे में, और वो बाकायदा नेता बन चुके थे। दोबारा आपने देखा तो उन्होंने वो चोला उतार दिया था। गांधी की तस्वीर थी, एक संकल्प था कि कब तक दूसरों को चुनाव जितवाएं, कब तक चुनावी रणनीतिकार का परिचय पाएं। बात इससे कुछ आगे बढ़नी चाहिए, वरना कोई देश में पूछ लेता कि सब जगह आप इकबाल बदलने की और बुलंद करने की गारंटियां दिलवा रहे हैं, आपके अपने घर का क्या हाल है, तो उसका अपने तय कोई जवाब होना चाहिए था। और तब हमने बात की थी स्वराज यात्रा की शुरुआत की, और अब ये यात्रा 16 महीने पुरानी हो चुकी है। आज के दिन जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तब मैं इस यात्रा में पूरा एक दिन गुजार चुका हूँ। कई नुक्कड़ सभाएं अटेंड की, इसमें आने वाले देश भर के और ख़ास तौर पर बिहार के पदयात्रियों से बात की, जो वॉलंटियर शामिल हैं उनसे बात की, गाँव में मुखिया से लेके मनरेगा मजदूर तक और उन महिलाओं तक जो बड़ी आस से आई हैं और भाषण सुनती हैं तो उसके बाद अलग अलग कोण और गति के साथ सर हिलाती हैं, उनसे भी बात की। आज के जमघट में हमारे मेहमान हैं जन सुराज अभियान के कर्ता धर्ता या प्रेरक या अगुवा करने वाले, उसकी अगुवाई करने वाले प्रशांत किशोर। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। धन्यवाद सौरभ भाई। पीछे आपने लिख रखा है पदयात्रा, और चूंकि आप लोगों का एक लंबा अनुभव है कैंपेन का, जिसमें डिजिटल कैंपेन भी है, फॉन्ट वगैरह सब बड़ा सुंदर है, लेकिन इसको पद यात्रा की जगह आप गुस्सा यात्रा, डांट यात्रा,
ये सब भी तो कर सकते थे, क्योंकि आप के मैंने जितने भाषण आज सुने सब में आप हड़का रहे हैं जनता को। नहीं, बिल्कुल सही बात है। पद यात्रा इसलिए है कि चाहे हड़का रहे हैं या समझा रहे हैं, कर तो पैदल चल के ही रहे हैं, इसलिए मूल तो पद यात्रा ही है। जहाँ तक जो मैं बात बोल रहा हूँ उसकी है, वो ज़रूर जो सामान्य राजनीतिक डिस्कोर्स में हम लोग बात सुनते हैं उससे थोड़ा अलग है। और वो अलग इसलिए है क्योंकि बिहार की स्थिति अलग है। हम लोग पिछले 40-50 साल के सारे प्रयोगों के बावजूद, समाजवाद की ज़मीन होने के बावजूद, कर्पूरी जेपी की ज़मीन होने के बावजूद आज देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। बिहार से बाहर जाने पर बिहारी कहे जाना ही एक अपने आप में गाली बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर जब मरीज की हालत इतनी ख़राब है, अब आपकी अगर आपका रोग इतना अलग है तो आप उसकी दवा भी अलग होगी और थोड़ी कड़वी होगी। और जो मैं बोल पा रहा हूँ, जिसको आप डांट यात्रा कह रहे हैं, डांटना कह रहे हैं, या कुछ लोग लताड़ना भी कहते हैं, उसके पीछे दो बात है। वो इसलिए मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ और अभी तक के अनुभव बता रहे हैं कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। और दूसरा, मैं अपनों से बात कर रहा हूँ। तो जो लोग सुनते हैं, जिनको मैं कहता हूँ कि तुम्हारी ये स्थिति इसलिए है कि तुमने अपने बच्चों का ख्याल नहीं किया, तुम्हारी ये स्थिति इसलिए है कि तुमने अपना वोट 500 रुपये में बेच दिया, तुम्हारी स्थिति इसलिए है कि तुमने नेताओं की चिंता की, अपनी चिंता नहीं की, तो उन्हें बात कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन लगता है कि नहीं, बात तो ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि इतने सारे कड़वी बातों के बावजूद एक एक आदमी हाथ उठाकर आशीर्वाद देता है, साथ में पैदल चलता है। खास करके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो भी गांव में है। तो मूल में जो बात अगर मैं आपका आंसर करूं तो ये है कि हम लोग जो कह रहे हैं उससे जनता ये को रिलेट कर पा रही है कि ये सत्य बात है, सही बात है। बात को सहमत हो ना हो, लेकिन इतना तो मानता है कि भाई बात तो सही कह रहे हैं। और दूसरा, मैं उनका अपना हूँ, वो मेरे अपने हैं, मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और मुझे लगता है कि मेरे अपने हैं। अगर मैं उनको नहीं जगाऊंगा, मैं उनको कड़वी बात कह के नहीं समझाऊंगा तो दूसरा कोई कहेगा नहीं। इसीलिए आप इस पूरी यात्रा में नहीं देखते हैं कि हम कहते हैं आप जनता जनार्दन हैं, आप हमको वोट दे दीजिए, हमको हमारा साथ दे दीजिए। मैं ये बातें नहीं कहता हूँ, मैं बिल्कुल अलग भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अभी तक का मेरा अनुभव है कि जनता उसको वही सुनना चाहती है, और सुनकर कम से कम एक आत्मचिंतन का दौर उनके मन में शुरू हो। यही इस पदयात्रा का उद्देश्य भी है और उसमें थोड़ी बहुत सफलता भी मैं देख पा रहा हूँ। वैद्य जी का लड़का कड़वी दवाई बांट रहा है। वैद्य जी का लड़का तो अब मेरे पिताजी का तो इसमें कुछ है नहीं, लेकिन हमने जो अपने 10-20 साल में मेरा जो अपना अनुभव रहा है, पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में और फिर बाद में राजनीतिक गलियारों में, सब कुछ जो भी मेरी सोच है, जो भी मेरी समझ है, मैंने जीवन में मेरे पास जो कुछ भी है, बौद्धिक या अदरवाइज, वो सब कुछ मैंने इसमें दाव पर लगाया है, अपना सब कुछ झोंका है इस पर। और ये तय करके आए हैं कि चाहे जो भी करना पड़े, 2 बरस लगे, 10 बरस लगे, पूरा जीवन इसमें खपा देना पड़े, मैं किए बगैर मानूंगा नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बिहार में मेरे जैसे व्यक्ति की हिम्मत नहीं होगी कुछ नया प्रयास करने की, तो शायद ही बिहार में किसी की हिम्मत पड़ेगी कि वो ये प्रयास करे। इसलिए ये प्रयास ज़रूरी है और मेरा विश्वास है कि बिहार की जनता, उसकी चेतना दब गई है, मरी नहीं है। आप देख रहे हैं, आप दिन भर खुद यात्रा में रहे हैं, और जो लोगों का रिस्पॉन्स है, जो लोग जिस तरह से इसको ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि एक दिन उनके लिए भी, उनके दिन में भी उजाला आएगा, उनके जीवन में भी, उनके बच्चों के जीवन में बेहतरी आएगी। एक ऐसा दिन भी आएगा कि हम लोग के जीवन काल में दूसरे राज्यों से लोग बिहार में काम करने आएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ। आप अपने भाषणों में 4-5 नेताओं का जिक्र करते हैं। सबसे पहले आप जिक्र करते हैं नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के जिक्र में आप जनता से पूछते हैं कि जब वोट पुलवामा के नाम पे दिया तो फिर शिकायत क्यों। दूसरा, आप कहते हैं वोट राम मंदिर के नाम पर दिया तो शिकायत क्यों। तीसरा, आप कहते हैं कि वोट 4 किलो भात 5 किलो चावल के नाम पे दिया, या गेहूं के नाम पे दिया, या राम मंदिर के नाम पे। नहीं, ये नेताओं का कोई लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने वोट अगर अनाज के लिए दिया तो आप शिकायत क्यों कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ कि लोकतंत्र की बुनियाद को समझो। ज़्यादातर लोग, चाहे आप पत्रकार हैं, सामान्य लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो अपनी सारी ऊर्जा इसमें लगाते हैं कि वोट किसको दिया जाए, जबकि लोकतंत्र में ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वोट किस बात के लिए दिया जाए।
तो जो मैं गिनवा रहा हूँ, जो 5 बातों की आप बात करते हैं, मैं लोगों को ये समझा रहा हूँ कि वोट चाहे आपने मोदी जी को दिया या लालू जी को दिया या नीतीश जी को दिया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। जिस मुद्दे के लिए वोट दिया वो आपको मिला। तो अगर आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तो उसके लिए वोट दो। और जो मैं बात अपनी कंक्लूड करता हूँ कि अगर 100 रुपये की चीज़ 1 रुपये में बेचोगे तो किसी को बेचो, नुकसान तो होगा ही होगा। अगर लाखों रुपए का अपना वोट आप 5 किलो अनाज पर दे देंगे या जात के नाम पर दे देंगे तो आपकी गरीबी रहेगी ही रहेगी, चाहे मोदी को दीजिए, प्रशांत किशोर को दीजिए या लालू को दीजिए। तो मैं लोगों को बस 2 ही मूल बात बता रहा हूँ कि आपने जाति के नाम पर वोट दिया, आपने विचारधारा के नाम पर वोट दिया, आपने मोदी लालू नीतीश के नाम पर वोट दिया, आपने सब प्रयास सब कुछ करके देख लिया। एक बार हमारी बात मानिए और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए और अपने वोट की कीमत सही लगा लीजिए। ठीक बात है। हमें कोई गुरेज नहीं, आप मोदी को दे दीजिए वोट, आप दे दीजिए लालू को वोट, लेकिन लालू जी से, नीतीश से, मोदी से अपने बच्चों के लिए रोजगार मांग लीजिए। अगर वो रोजगार देते हो, अगर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था करते हो, तो बिल्कुल आप उनको वोट दे दीजिए। मैं तो आपने देखा, मैं तो बार बार इस बात को 100 बार कहता हूं कि वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, उसके रोजगार और पढ़ाई के लिए दो, और बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। जो कोई भी आएगा सत्ता में, अगर आपने सौदा ठीक किया है तो आपका उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप मुझे बताइए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में आज ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, 20 बरस से हो रहा है। वहाँ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। गुजरात में एक शहर है सूरत, जहाँ 5 लाख से ज़्यादा बिहार के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं। एक वो समिट, उसका छोटा ही स्वरूप बिहार में भी होना चाहिए था। गुजरात के लोगों ने तो 26 MP जिताए हैं ना मोदी जी के, हम लोगों ने तो 39 जिताए हैं। हम लोग का इतना भी हक नहीं है, और अगर नहीं है हक तो हम लोग के बच्चे मजदूर ही रह जाएंगे जीवन भर के लिए। यही बात मैं लोगों को बता रहा हूँ। बात मोदी की और मनमोहन सिंह की नहीं है, बात लालू जी और नीतीश की नहीं है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने और बिहार के बच्चों की बात कर रहा हूँ। हम लोग का हक मिलना चाहिए। हम लोग जीवन भर सिर्फ वोट देने के लिए नहीं बने हैं, वोट के साथ हम लोग के बच्चों को कुछ लाभ भी मिलना चाहिए। वोट सबसे ज़्यादा हम लोग से ले रहे हो, और हमारे बच्चे जब बाहर जा रहे हैं तो उसको बिहारी कह के गाली भी दे रहे हो। दोनों बात कैसे चलेगा भाई? कांग्रेस के लोग कह दें कि उनको वोट नहीं चाहिए। उनका अभी चीफ मिनिस्टर 2 दिन पहले बना है, जुमा जिसकी कोई राजनीतिक औकात नहीं है, वो आदमी कहता है कि बिहार के लोगों का DNA है मजदूरी करना, और वही राहुल गांधी बिहार से होकर जाएंगे और हम लोग उनका स्वागत करेंगे। ये हम लोग का हक नहीं है। हम अभी मंच पे क्या बोले हैं? 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। भाई एक दिन ही सही, 10 साल में एक दिन आप ये निकालो और बिहार के लिए एक बैठक करो कि बिहार में जो बंद चीनी मिल है वो कैसे चालू होंगी। एक दिन तो निकालो हमारे लिए, एक दिन तो बिहार के लिए निकालो। हम लोग 39 MP जिताकर भेजे हैं भाई, इतना भी हक नहीं है बिहार के लोगों का। इसमें क्या, इसमें किसका विरोध है? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। आपके भाषणों में दूसरा जिक्र आता है नीतीश कुमार का, और सिर्फ, हालांकि इससे इतर जब आप इंटरव्यूज़ में या दूसरे मुद्दों पर प्रदेश में कोई घटना होती है तब आप उनको लक्ष्य करके बात करते हैं। उसमें इनफैक्ट मुझे एक दिलचस्प ऑब्जर्वेशन ये दिखा कि जटिल अर्थशास्त्रीय मसलों को कैसे जनता का मसला बनाया जाए। जैसे आप मनरेगा का कितना मद खर्च हो रहा है और कितना नहीं, इसे लोगों के बीच ले जा रहे हैं। पर इससे इतर भाषण में नीतीश कुमार का जिक्र नहीं होता है। कि आपको लगता है कि अब वो बिहार की पॉलिटिक्स में बिल्कुल रेलेवेंट नहीं रहे? नहीं, नीतीश जी देखिए बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो अगर मैं बिहार में कोई भी प्रयास करूंगा सामाजिक राजनीतिक, तो उसमें बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते उनका जिक्र होना ही है। लेकिन मैं बिल्कुल कैमरे पर कह रहा हूं, आपके सामने भी कह देता हूं, नीतीश कुमार के राजनीतिक पारी का ये अंतिम दौर चल रहा है। कितने दिन चलेगा, कितने महीने चलेगा, मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन लोकसभा के चुनाव तक शायद उनकी रेलेवेंस थोड़ी बहुत बची रहेगी। लोकसभा के चुनाव के बाद उनके दल के विघटन की एक औपचारिक शुरुआत हो जाएगी, और जदयू आज के फॉर्म में जिस तरह का दल है, ये दल आगे बचने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी ने अपनी विश्वसनीयता इतनी घटा ली है
कि अब उनका और उनके दल का बचे रहना करीब करीब नामुमकिन है। ये बात मैं बिल्कुल जितना मेरा राजनीतिक अनुभव उसके आधार पर कह रहा हूँ। मैंने नीतीश जी के साथ काम किया है। कई लोग ये सवाल भी करते हैं कि आप ही ने तो उनकी मदद की थी 14-15 में। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि 14-15 के नीतीश कुमार में और 22-23 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क? 14-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी उनका नाम था सुशासन बाबू, और बिहार का एक बड़ा वर्ग ऐसा मानता था कि 2005 से लेकर 12-13 के दौर में नीतीश कुमार ने बिहार को सुधारने की दिशा में कुछ प्रयास किए थे। बहुत सुधार नहीं हुआ था, लेकिन शुरुआत एक हुई थी। उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी, क्योंकि मुझे कोई बिहार की राजनीति में कभी दिलचस्पी नहीं रही है। मैं तो जब नीतीश जी मेरे से मिलने आए 2014 नवंबर में दिल्ली में, नीतीश जी की पार्टी चुनाव हार गई थी। उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश जी को किसी ने बताया कि नरेंद्र मोदी का 14 का जो अभियान चलाया है वो लड़का बिहार का है। नीतीश बाबू मेरे से मिलने आए दिल्ली में, और उस मुलाकात में जो बातें हुई, मैंने उनसे यही आग्रह किया कि सर आप तो अच्छा वहाँ काम कर रहे थे, आपने पद क्यों छोड़ दिया? तो उन्होंने बताया जनता ने हमें नकार दिया। तो मेरा तर्क ये था कि भाई जनता ने तो आपको लोकसभा में हराया है, आपको मुख्यमंत्री पद से तो हटाया नहीं है, और लोकतंत्र में आपको ये अधिकार भी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने हट कर जिसको मन है उसको बना दीजिए। तो आप वापस आइए, आपका जो दायित्व है उसको पूरा कीजिए, और जहाँ तक चुनाव की बात है उसमें जो मदद हम लोग कर सकते हैं वो मदद करेंगे। मैंने उनकी मदद भी की। लेकिन 14-15 में जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम पे जाने जाते थे, आज उनको कोई सुशासन बाबू बिहार में नहीं मानता है। 14-15 में वो नीतीश कुमार जो विधानसभा में चुनाव हारे नहीं थे, उनकी पार्टी लोकसभा में हारी थी, और राजनीतिक नैतिकता का तकाजा देकर नीतीश कुमार ने पद छोड़ा था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए हैं। 243 की विधानसभा में सिर्फ 42 विधायक उनके पास हैं, और फिर भी कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर, कभी लालटेन पकड़कर, कभी कमल का साथ चलकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन इन सबसे इतर बात जिसकी वजह से मैं उनका विरोध कर रहा हूं, वो है मानवता के नाम पर। जिस नीतीश कुमार की 14-15 में हमने मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जो रेल मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में। आपको याद होगा, असम गैसल में एक रेल दुर्घटना हुई, उसमें कोई 200 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नीतीश बाबू ने इस्तीफा दे दिया, और जब वाजपेयी जी ने इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार किया, तो नीतीश जी ने बयान दिया कि जब 200 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे पद पर रहूँगा। वही नीतीश कुमार कोरोना के दौरान हजारों लोग बिहार के, उनकी दुखद मृत्यु हो गई, लाखों बच्चे, पूरे देश में क्राइसिस थी, लेकिन जितना बिहार के लोगों ने सफ़र किया, लाखों लोग पूरे देश में मारे मारे फिर रहे थे। नीतीश कुमार अपने घर से 1 महीने तक बाहर तक नहीं निकले। मैं दिल्ली में, गाजियाबाद में, आप तो उस एरिया में रहते हो, हजारों बिहार के लोग फंसे हुए थे। नीतीश कुमार ने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि यहाँ से 2 बस भेज दें, 2 अफसर भेज दें। तो ऐसे आदमी, अब उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूँ, न जिसमें राजनीतिक नैतिकता बची है, न जिसमें प्रशासनिक काम करने की कुशलता बची है, और न जिसमें मानवता का कोई अंश रह गया है। यहाँ शराबबंदी लागू उन्होंने किया है। जहरीली शराब से लोग पीकर मरते हैं। भाई साहब अपने पॉकेट में हाथ डाल के विधानसभा में खड़ा होकर कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। बताइए, आप राज्य के मुखिया हैं, अगर किसी ने अपनी गलती की, उसकी कुछ दुखद मृत्यु हो गई, तो राज्य के मुखिया होने के नाते आपको सांत्वना देनी चाहिए, आपको अच्छी बात कहनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। आप हंस रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तो उस नीतीश कुमार का विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसीलिए उनका विरोध कर रहे हैं। क्या सोच के आप लोगों ने 2015 में शराबबंदी को मुद्दा बनाया था? शराबबंदी 2015 में मुद्दा नहीं था। आपने रिसर्च ठीक नहीं किया, आप रिसर्च बहुत करके आते हैं। शराबबंदी 2016 में लागू हुआ था। पूरा 2016 में हुआ था। 2015 में पूरा जो चुनाव हुआ था वो 7 निश्चय पर हुआ था। वो एक एक मुद्दा हम लोगों ने जनता से चुनकर निकाला था, और उसमें कहीं शराबबंदी का जिक्र नहीं है। मैं बिल्कुल शराबबंदी के सिरे से इसके विरोध में हूँ। तब भी विरोध में थे? तब भी विरोध में थे। क्यों? जब इन्होंने लागू किया तब तो मैं यहाँ था नहीं, लेकिन मेरे रहते हुए शराबबंदी की बात हो ही नहीं सकती है। इसलिए नहीं कि शराबबंदी से मेरा कोई आइडियोलॉजिकल रास्ता है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज ने, किसी देश ने, किसी राज्य ने अपना आर्थिक सामाजिक विकास किया हो। तो हम लोग हमारे गुरुओं ने जो सिखाया है कि जब कोई आइडिया आपके दिमाग में आए तो ये समझ के चलिए कि 100 और लोगों ने कम से कम जरूर उसके बारे में सोचा होगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में लोग कहते हैं एविडेंस बेस्ड पॉलिसी।
कि पॉलिसी जो आप बनाते हो वो एविडेंस बेस होना चाहिए। तो दुनिया में इसका कोई एविडेंस नहीं है कि शराबबंदी के जरिए आर्थिक सामाजिक लाभ हो सकता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि गांधी जी ने ऐसा कहा। मैं 2 साल से कह रहा हूँ कि मुझे भाई गांधी जी का लिखा हुआ वो पंक्ति या बोला हुआ वाक्य दिखा दो जिसमें गांधी जी ने ये कहा है कि राज्यों को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने शराबबंदी की बात सामाजिक नैतिक काम के तौर पर बताया कि समाज को प्रयास करना चाहिए, शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कानून बना दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी चाहते थे या वेजिटेरियन होने के पक्ष में थे, और आज कोई सरकार आकर ये कह दे कि जो वेजिटेरियन नहीं रहेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा और फिर उसको गांधी के नाम पर बेचोगे। तो ना इसका कोई आज के परिप्रेक्ष्य में कोई आधार है, कोई एविडेंस नहीं है। दूसरा, गांधी ने इसके बारे में इसके पक्ष में बात कही नहीं है। तीसरी बात, मान लीजिए एक बार को कि आपने लागू कर भी दिया, तो ये ज़मीन पर लागू है कहाँ? बिहार में तो घर घर में शराब बिक रहा है, सिर्फ दुकानें शराब की बंद हो गई, होम डिलीवरी चालू हो गया। तो मैं हमेशा यहाँ मजाक में कहता हूँ ये तो नीतीश कुमार का अमेजोन मॉडल है, शराब की दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। इस गरीब राज्य का हर साल 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आज आपकी सभा में भी एक सामने उपद्रव कर रहा था, तो आपने कहा। मैं आपको कह रहा हूँ बिहार का हर आदमी जानता है कि शराब घर घर बिक रही है, नीतीश कुमार को छोड़कर हर व्यक्ति जान रहा है। और ये जो 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, यहाँ के भ्रष्ट अफसरों के पास, और गांव गांव में जो युवा पीढ़ी है, जो नए लड़के हैं, वो शराब के धंधे में अवैध काम में लग गए हैं। लोग कट्टा लेके घूम रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल पर शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं। 2 बोतल इधर से उधर करता है, 1,000-2,000 रुपये उसको मिल जाता है। नीतीश कुमार कान में तेल डालकर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, शराबबंदी आपने लागू किया महिलाओं के एम्पावरमेंट के नाम पर। सबसे ज़्यादा इससे प्रताड़ित महिलाएं हैं। जिन महिलाओं के घर के लोग पकड़ लिए जाते हैं, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, जब से 2016 से शराबबंदी लागू की गई है, करीब करीब 6,37,000 केसेज हुए हैं शराबबंदी कानून के अंतर्गत। 6.5 लाख केसेज में करीब 1,10,000 लोग आज भी या तो जेल में हैं या कोर्ट में केस फेस कर रहे हैं। और उसमें करीब करीब 70% लोग गरीब और पिछड़े वंचित वर्ग के लोग हैं। पैसे वाला तो कोई पकड़ा नहीं रहा है, जो गरीब आदमी है पकड़ लिया गया। तो जब तक वो जेल में है तो उसके घर की महिला बेचारी दौड़ रही है थाने में। जब केस हो गया तो अपना जो कुछ भी उसके घर में बचा खुचा है वो भी बेच उच के वकील के यहाँ वो पैसा दे रही है। तो आप दुनिया में इसका कोई प्रमाण नहीं, इससे भलाई का। गांधी की बात आप गलत कोट कर रहे हैं। प्रशासनिक तौर पर आप इसको ज़मीन पर लागू कर नहीं पा रहे हैं, और समाज का बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। फिर भी आपका जिद है, अहंकार है कि नहीं ऐसे ही लागू रहेगा, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा प्रशांत, मैं उन यात्रियों से भी मिला जो आपके साथ सफ़र में आए हुए हैं, देश भर के। सबके लिए बहुत एक, कोई पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए आया है, कोई देखने के लिए, कोई घर से 10 दिन की मोहलत लेके, कोई 2 महीना, कोई नौकरी छोड़कर भी। आप इन पदयात्रियों से जब मिले, खासतौर पर जो बिहार के बाहर के हैं, तो वो क्या अवधारणाएं लेकर आए थे? नहीं, पदयात्रियों का जो समूह है ये एकदम फिक्स समूह नहीं है। जैसे जब से पदयात्रा शुरू हुई है तो करीब 1500 लोग पदयात्री, जिसको आप कह सकते हैं, जो आया, कैंप में रहा, कुछ दिन चला गया, वापस चला गया। कुछ एक जो वर्ग है 50-60 जो पूरी तरीके से 100% अपना पूरा टाइम दे के समर्पित है, इसी में लगा हुआ है। तो स्वाभाविक तौर पे मेरा उनसे मिलना ज़्यादा है, उनको मैं समझता हूँ। और जो बच्चे भी वो लगे हुए हैं, जिसको आप पदयात्री कह रहे हैं, वॉलंटियर कह रहे हैं, वो मेरे से ज़्यादा उनका डेडिकेशन है, मेरे से ज़्यादा उनका कमिटमेंट है, और जज्बा मेरे से ज़्यादा है। भले उनका अनुभव मेरे से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जज्बे में मेरे से वो आगे हैं। और जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मेहनत ये लड़के करते हैं। मुझे तो फिर भी सुविधा थोड़ी ज़्यादा है, हालांकि हम लोग सब साथ में ही कैंप में रहते हैं, लेकिन मुझे ज़रूर थोड़ी सुविधा ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद जितनी मेहनत ये लड़के कर रहे हैं, ये उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और निश्चित तौर पर ये सब लड़के इसलिए कर रहे हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पर मानते हैं कि बिहार में बदलाव का शायद ये उनके और हमारे जीवन का पहला और अंतिम मौका है। आपकी सभाओं में देख रहा था, महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। अमूमन हम पॉलिटिकल रैलीज़ में जाते हैं तो महिलाएं कम दिखती हैं, आगे डी के बगल में एक विंग में बैठी होती हैं। यहाँ उलट दिख रहा है गांव दर गांव। इसकी वजह पलायन? इसकी वजह बिल्कुल साफ है। जो आप पॉलिटिकल रैली देखते हैं, हाँ, उसमें क्राउड जो होता है वो मोबिलाइज्ड किया होता है। मतलब हम लोग बसों में, गाड़ियों में भर के उसको ले आते हैं या पैदल चला के ले आते हैं।
ये जो पूरा पदयात्रा का स्वरूप है, इसमें मोबिलाइजेशन जीरो है। हम लोग कोई संगठन नहीं है कि कोई जाकर पहले से कहे कि भैया चलो प्रशांत किशोर आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। जो हमारे साथी पदयात्री हैं वो मेरे से आगे चलते हैं, उनके साथ कुछ वॉलंटियर जो साथ में लगते हैं और वो जाकर गांव में बताते हैं कि भाई एक प्रशांत किशोर हैं जो चल रहे हैं पैदल और इस विषय पर चल रहे हैं, आप चलिए और सुनिए। और वो लोग आते हैं। तो आएगा कौन? गांव में जो रहेगा वही आएगा। और बिहार में पलायन की स्थिति इतनी भयावह है कि ज़्यादातर गाँव में सिर्फ महिलाएं, बूढ़े और बच्चे बचे हुए हैं। तो इसीलिए आपको महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा दिखती है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा जिसकी पीड़ा है वो महिलाएं हैं, क्योंकि उनके घरों के लोग चले गए। वो पूरा जीवन संघर्ष करते हुए लोग यहीं पे बिता रहे हैं। इसलिए उनमें थोड़ी वो आतुरता भी ज़्यादा है सुनने की और ये जानने की क्या कोई रास्ता है जिससे हम लोग का जीवन सुधर सकता है। इसीलिए आप देखते हैं 70-80% महिलाएं होती हैं। कई सभाओं में तो 90% महिलाएं ही होती हैं। आपने यात्रा चंपारण से शुरू की, अभी इसका पड़ाव बेगूसराय में है। नॉर्थ का एक बड़ा और भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इलाका आपने 16 महीने में कवर किया है। यात्रा के स्वरूप में किस तरह के बदलाव हुए? जैसे मैं वॉलंटियर से बात कर रहा था तो बताया गया कि पहले जो रात की आखिरी सभा होती थी उसके साथ भोजन रहता था, जो लोग गांव के जुट गए तो उसको हटा दिया गया कि उसमें समय बहुत लगता है, लॉजिस्टिक्स का भी इशू था और टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा था। फिर कहा गया कि ज़िले के जो अधिवेशन हो रहे थे उनको हटाया गया क्योंकि वो पॉलिटिकल कैंपेन जैसा हो रहा था और प्रशांत ये नहीं चाहते, ये बहुत अभी राजनीतिक रैली और जमावड़े की शक्ल है, उसकी जगह टाउन हॉल होने लगा। जो खाने की बात है, पहले हम लोग रात में खाना कैंप में कोई आया तो उसको खिलाते थे, लेकिन उसमें होता ये था कि रात में पहुंचे 9-10 बजे और फिर खाना खिलाने में बहुत समय लगता था और उसमें कई तरह के मॉडरेशन होने लगे थे। तो उसको हम लोगों ने बंद करके चाय कर दिया कि भाई आप अगर सभा में कैंप में आए हैं तो आपको चाय ज़रूर पिलाएंगे। सुबह में जो लोग आते हैं उनको नाश्ता भी कराते हैं, लेकिन जो रात में खाना बांटने वाली बात थी उसको बंद कर दिया है। तो वो तो मेरली लॉजिस्टिकल इशू है और कोई वजह नहीं है। जिला अधिवेशन की बात है, जिला अधिवेशन का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये था कि हर प्रखंड से 20 लोगों को निकाला जाएगा जो कि जन स्वराज के संस्थापक सदस्य बनेंगे। जो लोग दल बनाना चाहते हैं ऐसे लोगों को हर प्रखंड से 20 लोगों को निकाला जाएगा। और जिले में 15 से 20 प्रखंड होते हैं, ब्लॉक होते हैं। तो हम लोग का अनुमान था कि हर 20-20 के लोग बैठेंगे तो करीब 300-400 लोग होंगे, उनके साथ बैठ के राजनीतिक चर्चा होगी, इसके आगे के स्वरूप पे बात होगी। हुआ यह है कि पदयात्रा के दौरान वो संख्या बढ़कर 20 के बजाय 2000-2500 हो गई हर प्रखंड में। तो जब जिले का अधिवेशन बुलाया जाता है तो वो 3-4-5 हज़ार लोग की भीड़ हो जाती है। तो ना वो अधिवेशन रहा ना वो रैली रही, तो बीच का हो जाता था। तो इसलिए हम लोगों ने उसको कहा कि इसको बंद कर दे। जब अधिवेशन करना होगा तो उस तरह से अधिवेशन किया जाएगा, जब रैली करनी होगी तो रैली किया जाएगा। वो बीच का हो रहा था इसलिए उसको बंद कर दिया गया। दूसरा उसमें करीब 3 दिन का समय लग जाता था। जब जिले के हेडक्वार्टर पे हम लोग जाते थे तो पूरे जिले के लोगों को बुलाने में 3 दिन का समय लगता था। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर 40 जिलों में आप करेंगे तो सीधा 120 से 150 दिन, मतलब करीब 6 महीने पदयात्रा का पूरा टेन्योर बढ़ जाएगा। तो उसको कट करने के लिए भी अब हम लोगों ने बंद कर दिया सिवान के बाद से। तो अभी जनस्वराज का सांगठनिक स्ट्रक्चर कैसा है? हर जिले में हेडक्वार्टर, 251 लोगों की कमेटी, फिर प्रखंड के लेवल पर कमेटी? नहीं, जो संगठन का स्वरूप अभी है कि अभी तक का जो अनुभव है कि हर जिले में जहाँ पदयात्रा पूरी हो रही है वहाँ पर 50,000 से 55,000 लोग जन स्वराज के संगठन से या तो जुड़ रहे हैं, जुड़ने की मंशा रखते हैं या हम लोग के साथियों से मिलते हैं। अब 50-60 हज़ार लोगों को एक संगठनात्मक स्वरूप देना और उसको एक सुचारू लोकतांत्रिक तरीके से चलाना, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण काम है। तो उसको चलाने के लिए जिले के स्तर पर 4 स्तरीय संगठनात्मक ढांचा बनाया जा रहा है, जिसमें जिले के स्तर पर कम से कम 251, अधिक से अधिक 500 लोग, अनुमंडल के स्तर पर 50 लोग, प्रखंड के स्तर पर 100 से 150 लोग और पंचायत के स्तर पर 50 लोगों की कमेटी बनती है। और ये इन लोगों की जिम्मेवारी है कि ये जो 50-55-60 हज़ार लोग हैं इनके साथ मिलकर जन स्वराज की सोच को घर घर पहुंचाया जाए उस जिले में। ये जो जिले के स्तर पर कमेटी है, फर्ज करिए 251 लोगों की, ये किसको रिपोर्ट करेगी? किसी को रिपोर्ट नहीं करती है, वो पदयात्रा को रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि इसमें राज्य की कोई इकाई नहीं है, कोई इसका नेता मैं वही समझना चाह रहा हूँ। तो वो एक तरह से स्वतंत्र इकाई है और यही इस सोच की पूरी ताकत है
कि जिले की जो इकाई है, जो प्रखंड की इकाई है, वही इसका मालिक मुखिया है और बहुमत के आधार पर जरूर मेरी उसमें भूमिका है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, लोग आकर सलाह करते हैं, लेकिन जो निर्णय लिए जा रहे हैं, प्रयास ये है कि उसको जहाँ तक हो सके लोकतांत्रिक रखा जाए। स्वायत्तता और जिसको हम कहते हैं स्थानीयकरण सत्ता का, देखिए स्वायत्तता वगैरह ये तो कहने के लिए बहुत बार लफ्फेबाजी लगती है। जो इस पूरी सोच के पीछे मूल भावना है, जहाँ से मैंने प्रेरणा इसकी ली है या जिस चीज़ से ये प्रेरित है, वो है आज़ादी से पहले जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब कांग्रेस थी, उससे कहीं ना कहीं मैं प्रभावित रहा हूँ। हम और आप पढ़ते हैं, सुनते हैं कि हर साल इस देश में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था। उस अधिवेशन में पूरे देश के लोग जुटते थे और जुटकर वो उस साल के लिए अब कांग्रेस का नेतृत्व का चुनाव करते थे। वो उसके साथ ये भी तय करते थे कि अगले एक साल में किन मुद्दों पर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी जाएगी, चुनाव कैसे होगा, ये सारी बातें अधिवेशन में तय किया जाता था। उस समय आपके दर्शकों के लिए बता दूं, कई लोगों को लगता है भाई समाज में तो ये हो ही नहीं सकता है। भाई 15% देश में लिटरेसी थी और जाति धर्म का प्रभाव आज के मुकाबले ज़्यादा था। इसके बावजूद वो अनपढ़ समाज, जातियों और धर्म में बटा हुआ समाज, उसमें ये समझ थी कि वो सब एक साथ जुटते थे और लोकतांत्रिक तरीके से अपने नेतृत्व और विषयों का चुनाव करते थे। तो मेरा अपना मानना है कि अगर ये 100-150 साल पहले इस देश में किया गया है तो बिहार में आज किया जा सकता है। तो ये सिर्फ स्वायत्तता और बड़ी बड़ी बातों को बताने के लिए नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि बिहार में दल जब ये बने तो वो दल प्रशांत किशोर का दल ना हो, वो उन सारे लोगों का दल हो जो इसको पूरी परिकल्पना को समझकर, इससे जुड़कर, साथ में मिलकर इसको बनाएं। जरूर मैं चूंकि बनाने वालों में हूँ, मैं इसका अगुवा अभी दिख रहा हूँ आपको, लेकिन ये अभी अगुवा होना में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रशांत किशोर का ही दल है, प्रशांत किशोर रहेंगे, उसके बाद इनके लड़के रहेंगे। अगर ये सारे लोग मिलकर दल बनाएंगे तो उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल रखने में ज़्यादा सुविधा होगी। आपने लड़के का जिक्र किया, मंच पर आप लालू जी और उनके लड़के का जिक्र करते हैं जी। मैं आपसे इंटरव्यू में पर्सनल सवाल नहीं पूछता हूँ। जब आप इस इतनी लंबी यात्रा पर निकले तो आपकी पत्नी जानवी का क्या रिएक्शन था? आप गांधी जी का बड़ा जिक्र करते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कस्तूरबा उनके साथ लगातार उनके सामाजिक कार्यों में लगी रही। अब देखो परिप्रेक्ष्य अलग है, उस जमाने में और आज के ज़माने की स्थिति अलग है। बिना परिवार के मदद के तो आप इस तरह का कोई प्रयास कर नहीं सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक तौर पे जो लोग आपके हितैषी हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपकी चिंता करने वाले लोग हैं, उनका तो यही होता है कि भाई आप ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज मत करो, ज़्यादा कष्ट में मत डालो, इस तरह का काम न करो। तो उन लोगों का सपोर्ट है और साथ में चलने का तो कोई महत्व है नहीं। सपोर्ट है ज़रूर, मेरा बेटा है, उसकी देखभाल है, घर परिवार है, उसको देखने के लिए तो मेरी पत्नी ही देख रही है, तो मैं तो जाता नहीं हूँ। तो वो देख रही है तो उसका उस नज़रिए से योगदान है और वही ज़रूरी है। प्रशांत किशोर बिहार परिवार की चर्चा कर रहे हैं, जब उन्होंने अपने परिवार में इस पदयात्रा की चर्चा की तो क्या रिएक्शन थे? देखो घर के लोग तो यही कहते हैं भाई मत करो, जो पहले अच्छी ज़िंदगी चल रही है, आराम की ज़िंदगी है, वो ज़्यादा उसमें रिस्क नहीं है, तो वो लोग तो यही चाहते हैं वही करें। ये बिहार में गांव-गांव घूमना, बीमार पड़ जाओगे, होगा नहीं होगा, बहुत शारीरिक मानसिक हर तरह से बहुत ज़्यादा यू आर कमिटिंग टू मच, तो वो तो फैमिली का एक नेचुरल होता ही है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, मैंने जब डिसीजन ले लिया तो उसके बाद उनका सपोर्ट है, तभी कर पा रहा हूँ। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि पहले एक हाइपोथेसिस थी, नाउ यू आर डूइंग इट। और जो हम लोग दिल्ली में बैठ के देखते हैं प्रशांत, वो ये है, हियर इज अ पर्सन, हमें नहीं पता कि आपका ये राजनीतिक प्रयोग कितना सफल असफल होगा, जो दूसरों को कह रहा था, जब आप कांग्रेस के रिवाइवल का प्लान दे रहे थे तब कह रहे थे, या बाकी लोगों को जो आप सुझाव देते हैं कि दरवाजे पर जाओ, जो देवरिया से दिल्ली खाट वाला अभियान 17 का, दुआरे सरकार सब की जाओ, और फाइनली जब उसने वो चोला उतारा तो अब वो जा रहा है, वो सिर्फ दिल्ली में बैठ के मीटिंगें नहीं कर रहा है। पर शुरू में तो हाइपोथेसिस थी ना कि मैं जाऊंगा, अभी आप आधी यात्रा कर चुके हैं, तब से अब तक क्या फर्क लग रहा है हाइपोथेसिस एंड दिस? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, कई लोगों को लगता है कि पहले मैं दूसरा काम कर रहा था, अभी कुछ दूसरा कर रहा हूं। मूल में मेरे काम में कोई फर्क नहीं है, सिवाय एक बात के कि मैं अब खुद कर रहा हूं, किसी दूसरे को नहीं बता रहा हूं।
पहले मैं यही काम नेताओं के लिए, दलों के लिए करता था, जैसा आप बता रहे हैं कि किस तरह से अपने संगठन को बेहतर तरीके से बनाओ, किन मुद्दों पर जनता से बात करो, किस तरह से उस मैसेज की डिलीवरी करो, कैसे जनता से आउटरीच करो, कैसे अपनी बात को घर घर पहुंचाओ। ये बात पहले मैं नेताओं को, दलों को बताता था। अब मैंने उसका कैनवस बड़ा कर दिया है। अब मैं नेताओं और दलों को नहीं, बिहार के समाज को वो बात बता रहा हूँ। फर्क कुछ नहीं है। और पहले मैं नेताओं और दलों के माध्यम से वो बात बता रहा था, अब मैं सीधे जनता को बता रहा हूँ। काम वही कर रहा हूँ, सिर्फ कैनवास बड़ा है, इसलिए आपको वो क्योटिक दिखता है। क्योंकि पहले आपको लगता है भैया ये जदयू है, उसके 10, 20, 50, 100, 5,000 आदमी को एडवाइस कर रहे हैं। अभी ये 13 करोड़ लोगों को एडवाइस करने की बात है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये बड़ा क्योटिक है। और कई लोग कहते हैं, लिखते हैं कि अरे एडवाइस करना अलग बात है, खुद बनना अलग है। उनको कोई आइडिया नहीं। वो जीवन में उन्होंने आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल ही लिखेंगे। 15 साल पहले, आज से अगर 2011 में ये जो ज्ञानी आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं जी, उनको मैं कहता कि भाई मैं किसी नेता के साथ जाऊंगा, उसको बैठ के बताऊंगा और लैपटॉप पे और डेटा पे कुछ उसको मदद की जा सकती है, सोशल मीडिया से पब्लिक के मूड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो आदमी क्या कहता? हंसता। आज मुझे वही आदमी कह रहे हैं भाई बहुत बड़े चुनाव के प्रबंधक हैं, राजनीतिक रणनीतिकार हैं। तो 2011 में भी वो बात नहीं मानता। वो माना कब? 2021 तक। वो 14 की जीत के बाद नहीं माना। वो तो यार इनका क्या है, ये तो नरेंद्र मोदी की जीत है, इसमें प्रशांत किशोर का क्या है, तो फर्जी का अपना क्रेडिट ले रहे हैं। फिर 2015 में बिहार में हम लोग जीत गए, तो कुछ लोगों ने माना कि हाँ कुछ तो जानते होंगे। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा अरे भाई इनका क्या है, तो लालू नीतीश का जात का कॉम्बिनेशन था। फिर आप पंजाब जीत गए, फिर आप आंध्रा जीत गए, फिर आप तमिलनाडु जीत गए। जब आप लगातार जीतते गए हैं तब 10 बरस में लोग मान रहे हैं कि अच्छा चुनाव की इनकी थोड़ी समझ है। तो स्वाभाविक तौर पर वही लोग आज कह रहे हैं अच्छा चुनाव की तो समझ है, आगे की इनकी समझ नहीं है। तो हमको आप 10 साल दीजिए, हमको करने दीजिए, आपको उससे जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि मुझे इसकी समझ है कि नहीं। देखिए, आप चाहे पत्रकार हैं, वकील हैं, राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं, जिसको भी समाज में जगह बनानी है उसको प्रयास करना है, या आप चुनावी रणनीतिकार हैं। ये कहना कि चुनावी रणनीतिकार हैं इसलिए नेता नहीं बन सकते हैं, तो मेरे भाई जो आदमी अनपढ़ गवार था वो कैसे नेता बन सकता है? नेता बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की तो जरूरत है नहीं, एक ही सर्टिफिकेट चाहिए, आपको जनता के बीच में उपलब्ध होना है, जनता की आवाज़ बनना है। तो मुझे ये पूरा आर्गुमेंट ही लॉजिक विहीन लगता है कि आप कह रहे हैं कि दूसरे को सलाह देना ये आपका डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया कैसे हो गया? अगर कुछ है तब तो मुझे कम से कम थोड़ी राजनीतिक समझ तो है। तो अगर कोई वकील नेता, जन नेता बन सकता है, अगर कोई अनपढ़ फेल आदमी नेता बन सकता है, अगर कोई डॉक्टर नेता बन सकता है, तो जिसको चुनाव की समझ है वो क्यों नेता नहीं बन सकता है? लेकिन आर्टिकल उनको लिखना है, उनको उसके लिए पैसा मिलता है तो अपना लिख रहे हैं बेचारे। नाराज हैं आप स्तंभकारों से? बिल्कुल नहीं, मैं नाराज में इससे नहीं हूँ जी। मुझे कभी कभी हंसी आती है कि जो आदमी आर्टिकल लिखता है या इस तरह की टिप्पणी करता है, उसको कम से कम इतना तो मानना चाहिए कि प्रशांत किशोर को देश में और किसी बात के लिए आप माने ना माने, इतना तो शायद ही कोई कहेगा कि इस आदमी को राजनीति की समझ नहीं है। मैं कर भले कुछ ना पाऊं, लेकिन राजनीति की थोड़ी बहुत समझ तो मुझे जरूर होगी। और उस सारी समझ के बाद मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो बहुत अच्छी बात है। आप समझ की बात कर रहे हैं। कल मैं इस नहीं, अब सबसे आश्चर्य की बात है कि जो लिखते हैं वही आके मेरे से पूछ रहे हैं कि अच्छा चुनाव कौन जीतेगा, देश में राजनीति की दशा क्या हो गया। अरे भाई तुम मेरे से पूछने आ रहे हो, फिर जाके लिखते हैं। मेरे से आके पूछ रहे हैं कि राजनीति में होगा क्या, और फिर मुझे कह रहे हैं कि आपको तो मतलब ये तो बात अलग है। अरे भाई, अगर मुझे देश की राजनीति के बारे में मेरे से पूछा तो कह दो भाई तुम बिल्कुल ही अनपढ़ बेवकूफ आदमी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो मेरे से आके आप देश की राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब मैं बिहार की राजनीति के बारे में कह रहा हूं तो कहना ना ये तो आपको नहीं मालूम, ये तो हमको मालूम है कौन जीत रहा है। इसलिए मुझे मतलब आश्चर्य भी होता है और थोड़ी मतलब खींच भी आती है इससे। या तो आप हमसे बात ही मत करो भाई, हम तो कह नहीं रहे कि हमें कुछ आता है, तो हमसे पूछने आ रहे हो कि देश में राजनीति की दिशा क्या होगी, कांग्रेस का क्या होगा, मोदी का क्या होगा। मुझे राहुल गांधी का कांग्रेस का क्या होगा ये समझ है आपकी नज़र में, मोदी चुनाव जीतेंगे कि नहीं इसकी समझ है, लेकिन बिहार में क्या होगा जहां मैं रात दिन लगा हूं ये मुझे समझ नहीं है। ये बड़ा आश्चर्यजनक मामला है। अच्छा, मैं कल पटना में था। बिहार के एक
पूर्व नौकरशाह, बहुत सम्मानित, बेदाग करियर और पढ़ने लिखने वाले, उनसे बात कर रहा था और आपके बारे में चर्चा चली। तो उन्होंने कहा कि हम सब बहुत उम्मीद से देख रहे हैं और सुनते भी हैं वो जो जिन विषयों पे बात कर रहे हैं। एक बात को लेके उन्होंने रेखांकित किया कि जब प्रशांत ये कहते हैं कि मैं 100 करोड़ कमा रहा था, 150 करोड़ कमा रहा था, तो वो उनका अब तक हमने अपने दिमाग में जो एक ह्यूमिलिटी वाला व्यक्तित्व बनाया कि आदमी पाँव चल रहा है, या जिस आदमी की तस्वीर लगा के चल रहा है, वो मैच नहीं खाता, थोड़ा एरोगेंस दिखता है इस एक चीज में। नहीं, इस पे हम लोगों ने आपस में भी खूब चर्चा की है। अगर जिसकी तस्वीर आप लगाकर चल रहे हैं, उस आदमी ने ये कहा कि सत्य बोलो जहां तक हो सके। हम लोग तो इतनी ताकत वाले, आत्मबल वाले लोग नहीं है कि सब सत्य बोले, लेकिन जो मैं काम करता था उसको लोगों को बताता हूं कि क्या करता, पहले क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि ये तो बिजनेसमैन था, यार ये तो पैसा लेके काम करता था। भाई मैं मान लो कि पैसा लेके काम करता था, मैं चोरी नहीं करता था ना, किसी का डाका नहीं डाला ना, किसी के बच्चे का हक नहीं मारा ना। अपने बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से अपने लिए, बिहार के लिए कुछ नाम ही कमाया होगा। कोई किसी ने ये नहीं कहा होगा कि ये लड़का आके बिहार का इसने नाम नीचे कर दिया जी। तो मैं ये कहता हूं कि ये छोड़कर इसलिए आया हूं, ये सब कुछ छोड़कर इसलिए आया हूं कि मुझे इस बात का अनुभव है, एहसास हुआ है कि नहीं, मुझे अपने लोगों की मदद पहले करनी चाहिए। मेरी अपनी ज़िंदगी तो बेहतर हो गई, लेकिन हमारे जो लोग हैं यहाँ बिहार में वो पीछे छूट गए या उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। और मैंने बिहार में प्रयास किया भी जी कि नीतीश के जरिए हो जाए, वो नहीं हुआ तो मुझे खुद ही आना पड़ेगा। अगर पहले जो प्रयास किया सफलता नहीं मिली तो दो ही तरीका है, अगर आपको सफलता नहीं मिली मैं दिल्ली में बैठ जाऊं, या दूसरा है कि मैं अपने से उसमें घुस के प्रयास करूं। मेरा अपना नजरिया है कि मुझे प्रयास करना चाहिए, सफलता और असफलता को ध्यान में रखे बगैर प्रयास करना चाहिए। जी, आपने कहा मैं सब छोड़ के आ गया। प्रशांत किशोर कहा नहीं, जी, आ गया। आ गए। अब तो जब पदयात्रा शुरू हुई थी तो आपने एक सवाल किया था उस समय कि लोग ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कितने दिन टिकेगा, ये तो कल आंध्र प्रदेश में दिखेगा, परसों बंगाल चला जाएगा। आपने ये सवाल किया था, किसी के हवाले से किया हो। तो मैंने उस समय भी आपको कहा था कि मैं चलूँगा और सत्य को आँच नहीं है, लोग अपने आप देखेंगे। लोगों का सवाल जायज़ है कि भाई ये चलेगा कि नहीं। मैं जब चल रहा हूँ तो लोग मान रहे हैं, तो मैं छोड़ के आ गया नहीं, चल रहा हूँ 17 महीने से। और बिहार में राजनीति करने वाले जो भी लोग हैं पिछले 50-60 साल में, उन्होंने जितनी मेहनत की होगी मैं उससे कम मेहनत नहीं कर रहा हूँ। रात दिन यहाँ पर इसी राज्य में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, खेत में सोता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को समझाऊँ, उनसे सीखूँ और बिहार को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी बन सके वो कर सकूँ। आईपैक एक कंपनी है, अभी उस कंपनी में आपका कोई स्टेक, कोई शेयर है? भैया ना पहले था, ना आज है, ना आगे होगा। मतलब आप मुझे जब पहली बार इंटरव्यू करने आए तब आपने ये सवाल पूछा पटना में, आप मेरे से कलकत्ता में बंगाल के चुनाव के दौरान पूछे तब भी मैंने यही बताया। आईपैक जो संस्था थी जो कि मैंने बनाई या मेरे साथियों के द्वारा बनाया गया, मैं उसमें जुड़ा रहा हूँ जी। उस संस्था में कभी भी जीवन में ना मैं कभी शेयर होल्डर रहा हूँ, ना कभी डायरेक्टर रहा हूँ, ना एम्प्लॉय रहा हूँ, ना एम्प्लॉयर रहा हूँ। वो संस्था मेरे मार्गदर्शन में या मेरे देखरेख में चली जरूर है, लेकिन 2 मई 2021 को मैंने जब ऑफिशियली फॉर्मली ये घोषणा कर दिया कि अब मैं आईपैक से नहीं जुड़ा हूँ, मैं इस काम को छोड़ रहा हूँ, तो आप कैमरे पे फिर दोहरा देता हूँ जी। 2 मई 2021 के बाद से मैं आज तक आईपैक के किसी ऑफिस में पैर भी मैंने नहीं रखा है। ना पटना में भी, पटना के भी ऑफिस में मैं आज तक 2021 के बाद गया ही नहीं हूँ। पर वॉलंटियर तो वहां से आ रहे हैं। हाँ, काफी लोग काम कर रहे हैं, वो ठीक है, वो प्रोफेशनल संस्था है, उसकी मुझे जरूरत होती है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ। जैसे प्रशांत किशोर इज वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ आईपैक नाउ। यस, यू कैन से दैट, नो डाउट अबाउट इट। मैं उनको, जनसुराज उनको पैसा देती है, वो काम कर रहे हैं। और जनसुराज को पैसा कौन देता है? जनसुराज को पैसे वो लोग देते हैं जिनको 10 साल में, जिनको बनाने में हमने कंधा लगाया है। जैसे हमने जितने लोगों को मैंने बनाने में कंधा नाम लगाया ले है। दीजिए कुछ का। नहीं, नाम तो आप जिसका भी नाम ले लो। जिन लोगों को भी प्रशांत किशोर ने पिछले 10 साल में, और ये तो रोज ही सवाल लोग पूछते हैं
कि अभी, और मैं खुद से भी बताता हूं कि अभियान में पैसा कहां से आता है। अभियान को चलाने के लिए पैसा उन जगहों से, उन लोगों से आता है जिनको बनाने में प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। ममता बनर्जी, व्यक्तिगत बात नहीं है कि जगन ममता रेड्डी, बनर्जी ने दिया कि जगन मोहन, स्टालिन। जिन, आप बात समझिए, सारे नाम सबको जोड़ लीजिए, सब कुछ ना कुछ योगदान कर रहे होंगे। सारे लोग जिनको भी मैंने बनाने में कंधा लगाया है, हर वो व्यक्ति, हर वो दल जिनको मैंने बनाने में कंधा लगाया पिछले 4-5 सालों में, वो लोग या उनके जो समर्थक हैं वो मदद कर रहे हैं, तभी इतना बड़ा अभियान चल पा रहा है। इस अभियान में आपके भाषण के बाद जब जनता लौट रही थी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने आपकी कई बातों से इत्तेफाक जताया, थोड़ा अचरज में भी थे, बोले वोट तो मांगा नहीं जी। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उसको लेके आप उनको ये तो कह रहे हो कि अपने बेटे की शक्ल देख के वोट दो, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर वोट दो, और जन स्वराज अभी एक राजनीतिक दल बना नहीं है, तो बिहार के लोगों के पास विकल्प क्या है? देखिए, मतलब फिर वही बात है, जब आप गांधी की पिक्चर लगाते हैं, गांधी की बात करते हैं, उनकी किसी बात को समझने या आत्मसात करने का प्रयास नहीं करते हैं। जब गांधी आए अफ्रीका से लौटकर, तो उन्होंने कई वर्षों तक ये कहा ही नहीं कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करो और उसको भगाओ। उन्होंने ये कहा स्वावलंबी बनो, जाति पाति को बंद करो, अपना कपड़ा खुद से बनाओ। फिर सत्याग्रह जब चंपारण का हुआ, उसमें उन्होंने प्रमाणित किया कि ये तरीका है, इस तरीके से आप अंग्रेजों को झुका सकते हो, उनसे लड़ सकते हो। फिर उसके 7 बरस के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस हुआ। तो आप क्या कहेंगे कि गांधी आज़ादी नहीं चाहते थे? गांधी ने यह सिखाया कि जो चीज़ आपको चाहिए, सबसे पहले आपको अपने को तैयार करने की बात है। जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि पहले बिहार का समाज तैयार तो हो इस बात के लिए। लोकसभा का चुनाव कौन जीतेगा, विधानसभा का चुनाव कौन जीतेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो 2015 में चुनाव जीत गए थे ना बिहार में। बिहार को हम सुधार पाए? हमने तो 7 निश्चय बनवाया था, बिहार विकास मिशन बनाया था। आप तो उस समय आए थे इंटरव्यू लेने, हम तो जदयू में शामिल भी हो गए थे कि भैया बिहार सुधर जाएगा, नहीं सुधरा। तो कहीं ना कहीं ये सीख मिली कि नहीं, अगर सुधारना है तो समाज के स्तर पर प्रयास करना होगा। तो अभी जो प्रयास है वो पहले समाज को इस बात को तैयार करने के लिए है कि तुम्हारे में जो कमी है, जो गलती है, उसको पहले पहचानो। कब तक तैयार हो जाएगा? जब पदयात्रा पूरी हो जाए, उसके बाद लोगों को समझने में कितना समय लगेगा? नहीं, पदयात्रा का कोई टाइमलाइन नहीं है। मैंने शुरू में कहा था कि 1-1.5 साल में कर लेंगे। अभी 16 महीने हो गए, आप देख रहे हैं मैं आधा बिहार करके यहीं आपके सामने बेगूसराय में बैठा हुआ हूँ। शायद 1 साल और लग जाए, 1.5 साल और लग जाए, मुझे पता नहीं है। इस पदयात्रा का कोई किलोमीटर और दिन निश्चित नहीं है। एक चीज़ निश्चित है कि इसको करना है, ईमानदारी और शुद्धता से करना है। ये भी निश्चित है कि उसके बाद एक राजनीतिक दल का ऐलान बिल्कुल करेंगे। उस पदयात्रा के उद्देश्य में है। 3 जो मूल उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि लोगों को ये बताया जाए कि भाई मेरे, आप अपने और अपने बच्चों के लिए वोट दो। दूसरा उद्देश्य है कि विकल्प के अभाव में किसी गलत आदमी, गलत दल को वोट न दो। इसके लिए एक नया दल और नया विकल्प बनाओ ताकि आपको मजबूरी में किसी को ना वोट देना पड़े। और तीसरा उद्देश्य ये है कि ज़मीनी हकीकत को समझकर हर पंचायत के विकास का अगले 10 साल का एक योजना बनाओ। इन तीनों चीज़ को कर रहे हैं। इन तीनों चीज़ को जब करेंगे तो दल भी बन जाएगा। अगर लोग समझ जाएंगे, उनके सामने एक अच्छा दल होगा, उनके पास एक सुधारने का योजना होगा, तीनों चीज़ मिलेगा तो बिहार सुधरेगा। और ये दल बिहार के अगले विधानसभा चुनाव, अगर वो नियत समय पर होते हैं, उससे पहले अस्तित्व में आ जाएगा? बिल्कुल आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक का जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से देखिए 2/3 बिहार अगर हम कर लें पदयात्रा, तो कम से कम मैं जनता को ये कह सकता हूँ कि जो मैंने आपको कहा था कि मैं पूरा बिहार चल के, समझ के, लोगों से मिलकर ही दल बनाने की प्रयास के जुगत में लगूंगा, उस बात से मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। अगर इसका मतलब है कि मुझे 5 साल और वेट करना पड़े तो भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर नियत समय पर चुनाव हुए तो उससे पहले पदयात्रा पूरी हो जाएगी, दल बन गया होगा, तो हमारी वो जिम्मेवारी है कि उस दल को जिताने के लिए भी सब प्रयास जो करना है वो करेंगे। और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये काम पूरा हो जाएगा। और 25 में अगर चुनाव हुए तो आपको और देश को, मतलब कम से कम बिहार से बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और ये मैं बात बहुत गंभीरता से कह रहे हैं, आप भी मुझे बहुत दिन से फॉलो करते हैं।
मैं उनमें से नहीं हूँ जो मंच पर खड़ा होकर कहता है भैया मैं इतने सीट जीत रहा हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ तो ज़मीनी हकीकत को समझ के कह रहा हूँ, डेटा सर्वे को देखकर कह रहा हूँ, जितने तरह की स्टडीज़ संभव हैं वो सबको शामिल करके कह रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ जनता अल्टरनेट के लिए तैयार बैठी हुई है। अभी इस बात के लिए नहीं तैयार है कि वो अल्टरनेट जनसुराज होगा कि कुछ और होगा, लेकिन जनता इन तीनों दलों से अलग हटके, जदयू, आरजेडी और भाजपा से अलग हटकर कोई नया विकल्प चाहती है। इसमें एक पैसे का भी कोई डाउट नहीं है। आप जिस तरह का भी सर्वे चाहे करा लें, सारे आंकड़े बता रहे हैं करीब करीब 55% बिहार के लोग, कटिंग अक्रॉस ऑल कास्ट एंड क्लास, दे आर इन फेवर ऑफ ए न्यू पार्टी, ए न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑप्शन। 55% लोग बिहार में नया दल, नया विकल्प चाहते हैं। क्या ये पार्टी किसी से गठबंधन करेगी? कौन सी पार्टी? जो आप बनाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता है। 243 सीट मतलब 243, 242 नहीं। प्रशांत किशोर अगर जनसुराज जिस दिन दल बनेगा वो 243 लड़ेगा, 242 नहीं लड़ेगा जी, बिल्कुल आप इसको नोट कर लो। 243, ठीक नॉट है। 242। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मेरा चुनाव लड़ना कोई बहुत महत्व का विषय नहीं है। अगर सब लोग मिलकर तय करेंगे चुनाव लड़ेंगे, उसमें क्या है? चुनाव लड़ने में कौन सी बड़ी बात है। मैंने 2017-18 में बिहार की जनता को ये कहा था, जब मैं जदयू में आया था, क्योंकि तब ये चर्चा थी कि मैं राज्यसभा जा रहा हूँ, कि मैं 10 साल तक, आपको भी मैंने आप ही के इंटरव्यू में कहा था कि 10 साल तक पार्लियामेंट में नहीं जाऊँगा, ना राज्यसभा ना लोकसभा। मेरी कोई उसमें दिलचस्पी अभी नहीं है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंटेरियंस, मेरी उसमें दिलचस्पी नहीं है। मैं 17-18 के बाद मेरे पास 10 ऐसे ऑप्शन आए होंगे जब लोगों ने कहा होगा भैया राज्यसभा चले जाओ, ये मुझे नहीं करना है। बिहार में रहना है, बिहार का ही काम करना है। तो विधानसभा लड़ेंगे? मैं 2028 तक तो यहाँ से बाहर जाने का सवाल नहीं है। चुनाव के नज़रिए से विधानसभा का चुनाव होगा, सब दल के साथी कहेंगे लड़ना है, लड़ेंगे, क्या दिक्कत है। कोई सीट भी आइडेंटिफाई हुआ है? भाई हम लोग दूसरे राज्यों में जाकर लोगों के लिए सीट आइडेंटिफाई कर देते हैं 6 महीने में। अगर मुझे चुनाव लड़ना होगा सौरभ भाई, तो आपको क्या लगता है मुझे सीट नहीं मिलेगा बिहार में? इतनी समझ तो मुझे मेरे पर छोड़ दीजिए कि मैं अपने लिए सीट तो ढूंढ ही लूंगा बिहार नहीं, में। हमें तो पूरी आपकी समझ पे पूरा भरोसा नहीं, है। लेकिन मेरा काम ऐसा है प्रशांत किशोर जी, जनता चौक चौराहे पर जो भी चर्चा कर रही है, मेरा ये दायित्व है कि मैं आपसे पूछूं। तो अगर अगर जनसुराज के साथी अगर कहेंगे कि प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ूंगा जी। वो लोग तय करेंगे। जहां से भी मेरे साथी कह देंगे, अररिया से कह देंगे अररिया से लड़ूंगा, चंपारण से कहेंगे चंपारण से लड़ूंगा, सासाराम बक्सर से कहेंगे वहां से लड़ूंगा, पटना कहेंगे पटना लड़ूंगा, राघोपुर कहेंगे तो राघोपुर से लड़ूंगा। आपको ये भी बता दे रहा हूं जी, अगर मेरे साथियों ने कहा कि राघोपुर लड़ो, राघोपुर लड़ूंगा। कई लोग, मैं डरता किसी से नहीं हूं जी, ये बात तो आप जानते हो। मैं डरता किसी से नहीं हूं, और राजनीतिक तौर पे तो किसी से नहीं डरता हूं। कई लोग जब जन स्वराज के अभियान को देख रहे हैं तो एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे जाहिर है आपको कड़ी आपत्ति हो सकती है कि इस तरह का राजनीति में हमने पिछला प्रयोग दिल्ली सेंट्रिक आम आदमी पार्टी का देखा था कि एक आंदोलन हुआ, एक पार्टी बनी और उसने सत्ता में दावेदारी की। आप इस तरह की तुलनाओं को कैसे देखते हैं? नहीं, बेसिक उसमें फ़र्क यह है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और मेरा आंदोलनों में कोई यकीन ही नहीं है। मैं तो रोज़ कहता हूं कि प्रशांत किशोर का आंदोलनों में, क्रांति में कोई यकीन ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, समझा है, फ्रांस की क्रांति को अगर आप अपवाद के तौर पर हटा दें तो मानव सभ्यता के इतिहास में किसी भी क्रांति और आंदोलन से बहुत बड़ा विकास कहीं किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। क्रांति और आंदोलन जो है, लोग समझने में थोड़ी गलती करते हैं मेरी समझ से। क्रांति और आंदोलन तेज हथियार है जिससे कि आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं। आंदोलनों के जरिए, क्रांति के जरिए आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, लेकिन नई व्यवस्था बनाना वो आंदोलनों के बस की बात नहीं है, वो क्रांति से नहीं हो सकती है। तो आम आदमी पार्टी के पहले का जो आंदोलन है उसने सत्ता से यूपीए को हटाने में बहुत बड़ा योगदान किया। जेपी के आंदोलन ने इंदिरा जी को सत्ता से हटा दिया, लेकिन जेपी के आंदोलन से बिहार का नवनिर्माण नहीं हुआ, देश का नवनिर्माण नहीं हुआ। इस बात को लोग गंभीरता से न पढ़ते हैं, न समझने का प्रयास करते हैं।
आंदोलन जो है वो किसी को सत्ता से हटाने के लिए माकूल हथियार है, लेकिन अगर आपको समाज में कुछ नया बनाना है तो सृजन का एक अपना काल है, एक उसकी अपनी गति है, और इसीलिए ये ग्लैमरस नहीं है। इसीलिए लोगों की दिलचस्पी नहीं है कि भैया जनसुराज में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं क्रांति नहीं कर रहा हूँ, आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, हो हल्ला नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बीज को अंकुरित होने में, अगर आप फसल लगी हुई है उसमें आग लगाना है तो बहुत बड़ी खबर है, लेकिन बीज अगर डाल रहे हैं उसको अंकुरित होकर फसल बनना है तो वो कोई खबर नहीं है। तो जो हम लोग कर रहे हैं ये अभियान है, ये आंदोलन नहीं है। और ये बीज डालना और बीज को अंकुरित करके फसल बनाने वाली बात है, लगी हुई फसल को जलाने की बात नहीं है। इसीलिए कई लोगों को लगता है, हमारे साथियों को भी लगता है कि भाई इतना हम लोग बड़ा प्रयास कर रहे हैं लेकिन इसकी चर्चा नहीं हो रही है। खेत में धान लगा हुआ है, आग लगा दीजिएगा, चर्चा ही चर्चा है। बीज लगाइएगा, धान उसमें से निकल आएगा, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं होती। सड़क पर गाड़ी चल रही है, उसकी कोई चर्चा नहीं, एक्सीडेंट होगा, चर्चा होगी। चर्चा में आना हमारा लक्ष्य नहीं है। साल 2 साल स्थिर से ईमानदारी और शुद्धता से इसको करना मेरा लक्ष्य है। मेरा ये मानना है कि समाज में इसके जरिए सुधार लाया जा सकता है, और बिल्कुल मैं इसके लिए कृत संकल्पित हूँ कि इसको करूँगा। प्रशांत, आप बीज का जिक्र कर रहे हैं। हमने इस पदयात्रा में एक दिलचस्प प्रयोग देखा जिसमें सुबह सवेरे बच्चे जुटते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, और ये एक पीला पत्रक है, वाहिनी जन स्वराज युवा उन्नति प्रतियोगिता बिहार, प्रतिभा का चयन करना, करियर की परामर्श की निःशुल्क व्यवस्था। इसको करने के पीछे क्या विचार था? मेरा पहली बात तो मेरा कोई ये विचार नहीं है, ये तो हमारे पदयात्री साथियों ने, जब हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की तो सुबह में इसमें एक प्रार्थना सभा होती थी। तो फिर धीरे धीरे जब रोज़ होने लगी प्रार्थना तो लोगों को मोनोटोनस हो गया, लोग जाते ही नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई गांव में जहां हम लोग लगाते हैं कैंप, वहाँ से लोगों को बुलाया जाए, आर्टिस्ट्स को बुलाया जाए, वो परफॉर्म करें, कुछ अच्छा करें। तो वो एक्सपेरिमेंट भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हर गांव में जो आता है ढोलक वोलक बजाता है उसको लोग सुन के भाग जाते हैं कि इसको तो रोज़ ही सुन रहे हैं। फिर हमारे कुछ पदयात्री साथियों ने, उन्होंने अपने स्तर पे, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, उनका क्रेडिट है, उन्होंने उन गाँव से जहाँ पे हम लोग कैंप लगाते हैं बच्चों को बुलाना शुरू किया, और वो बच्चे खेलकूद, कल्चरल प्रोग्राम और कंपटीशन, धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ है। अब स्थिति ये है कि हर दिन जहाँ हम लोग कैंप लगाते हैं वहाँ 100, 200, 400, 300 बच्चे आते हैं। 2-3 घंटे वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनको क्विज कराया जाता है, वो परफॉर्म करते हैं स्टेज पर आकर। 2-4-5 दिन में मैं भी, जिस दिन समय मिलता है, जाके मैं भी 1-2 लाइन उनसे बात करता हूँ। लेकिन ये पूरी तरीके से मेरे पदयात्री साथियों का योगदान है, ये उनकी सोच है, और इससे मुझे लगता है कि हम लोग गांव में बच्चों को जोड़ पा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई आप जात पात में मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ाई के लिए, अपने लिए फ्यूचर के लिए सोचो। ये जो छोटी मोटी बातें हम लोग बता सकते हैं वो बताते हैं, और एक समाज से जुड़ने का एक तरीका है। और पीके यूथ क्लब? पीके यूथ क्लब इन सब से बिल्कुल अलग है। जब मैंने जनसुराज अभियान शुरू किया तो मैंने बिहार में एक अध्ययन कराया कि यहाँ पर पिछले 30 साल में कौन से लोग हैं जो सांसद और विधायक बने हैं। और मुझे खुद आश्चर्य हुआ कि जितने भी विधायक और सांसद पिछले 30 वर्ष में यहाँ बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, उनकी जब मैंने सूची बनवाई तो पता चला कि 1250 परिवार के लोग ही यहाँ पर सांसद विधायक बने हैं। जब जिस दल का दौर रहा, उस परिवार या उस परिवार के लोगों ने उस पर जाकर अपना सिक्का जमा लिया या अपना झंडा गाड़ दिया। तो मैंने जब इसका अध्ययन किया, मुझे लगा कि भाई इतनी बड़ी बिहार की आबादी है, 13 करोड़, 3.5 करोड़ परिवार के लोग रहते हैं, और ऐसा कैसे है कि 1250 परिवार के लोग ही सांसद विधायक बनते हैं। तो उसकी एक वजह यह है कि अगर आप बिहार में विधायक के लड़के नहीं हैं, बड़े परिवार के बच्चे नहीं हैं, आप में राजनीतिक सूझबूझ चाहे जितनी हो, जज्बा जितना भी हो, आपको आगे बढ़ाने वाला, कोई हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने वाला या मदद करने वाला नहीं है। इसलिए मैंने पीके यूथ क्लब शुरू किया है, जिसमें मैं 1 लाख बच्चों को, बिहार में 1 लाख बच्चों को, यहाँ 8,500 पंचायत है, हर पंचायत से मैं 8 से 10 बच्चों को ढूंढ रहा हूँ जो राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को मैं चिन्हित कर रहा हूँ, और उनको क्लब के माध्यम से संगठित होना, अपने लिए अपने गांव पंचायत में एक भूमिका, अपनी पहचान बनाना, और फिर धीरे धीरे राजनीति की सीढ़ी पे आगे बढ़ना, वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ना, मुखिया, सरपंच, समिति का चुनाव लड़ना, अगर क्षमता हो तो कल 5 साल 10 साल में विधायक बनना। इस तरह की सोच और आशा अपेक्षा रखने वाले लोगों को
यूथ क्लब के जरिए जोड़ा जा रहा है। 25,000 क्लब ऐसे खोले हुए हैं और अभी आप ज़मीन पर जाएंगे अगर उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी क्लब हैं जो खुले हैं लेकिन बहुत एक्टिव नहीं है। और कई लोग ऐसा कहते हैं भैया आपने क्लब खोला वो चल नहीं रहा है, तो उन्हें ये पता नहीं चल रहा है भाई हमें 1 लाख बच्चों को ढूंढना है। तो हम अगर 2 लाख क्लब 3 लाख क्लब खोलेंगे तो उसमें से 10, 20, 25, 50% बच्चे ऐसे निकल सकते हैं जो कि ईमानदारी से इसको खोलें और चलाएं। मेरा लक्ष्य है कि पहले चरण में 1 लाख बच्चों को अवसर दिया जाए। उसमें से अगर 10,000 बच्चे भी अच्छे निकल गए तो यही बच्चे कल समिति बनेंगे, मुखिया बनेंगे, सरपंच बनेंगे और इससे बिहार में ग्रासरूट लेवल पे लीडरशिप की क्वालिटी में सुधार आएगा। बंगाल में यूथ क्लब का बहुत कल्चर है। नहीं, बंगाल के यूथ क्लब और इस क्लब में जमीन आसमान का फर्क है। बंगाल में जो यूथ क्लब है जो कम्युनिस्ट के टाइम से चला आ रहा है उनका प्राइमरी गोल जो है वो सोशियो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लेकर है, खासकर दुर्गा पूजा को ऑर्गेनाइज करना। यहाँ पर जो क्लब बनाए जा रहे हैं ये प्योर, जो लोग राजनीति एकदम प्योर, उसका मैंडेट यही है कि अगर आपको नेता बनना है, राजनीति करनी है, अपने गांव पंचायत में नेतृत्व करना है तो क्लब बनाइए। ये दुर्गा पूजा करने के लिए नहीं है, ये सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, प्योर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम लोग कराते हैं। वो तो स्वाभाविक है, जब आप बच्चों को एकत्र कर रहे हैं क्लब में तो हम लोग कैरम बोर्ड देते हैं, उनको क्रिकेट किट देते हैं, कुछ आगे और भी उसके लिए बड़ी योजनाएं हैं जो अभी हम लोग लागू करेंगे। तो पीके यूथ क्लब और जो कर्पूरी ठाकुर या अंबेडकर या लड़कियों के नाम पे क्लब है उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। हुआ ये कि जब क्लब शुरू में बनाए गए तो एक मेरा सुझाव था मेरे साथियों को कि समाज के हर वर्ग से का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो गाँव की जो बनावट है, जो दलित परिवार के बच्चे हैं वो टोले अलग हैं, ईयर मार्क्ड हैं। तो हो ये रहा था कि जब क्लब हम लोग गाँव में बना रहे थे तो दलित परिवार के बच्चे उन क्लबों में आ ही नहीं रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि भी ढूंढ कर एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर जो दलित टोले हैं वहाँ पर ये क्लब बनाइए। और फिर लोगों ने कहा कि उसको अगर आप बना रहे हैं तो अम्बेडकर बाबा साहब के नाम पर बनाया जाए, तो इसलिए बना हुआ है। फ़र्क उसमें कुछ नहीं है, उसके जो बेनिफिट्स हैं, उसमें जो क्राइटेरिया है, उसका जो लक्ष्य है वो सेम है। जब हम इस इंटरव्यू को लक्ष्य कर रहे थे तो आपके बायो पे नज़र गई नए सिरे से, विजडम ऑफ क्राउड की बहुत बात हो रही है। एक किताब है जेम्स सुरोविकी की, द विजडम ऑफ क्राउड्स व्हाई द मेनी आर स्मार्टर देन द फ्यू एंड हाउ कलेक्टिव विजडम शेप्स बिजनेस, इकोनॉमी, सोसाइटीज़ एंड नेशंस। इस किताब के बारे में बताइए। नहीं, मैं तो आपको पहले भी आपके इंटरव्यू में मैंने पढ़ना बताया था, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। मतलब बहुत चर्चित किताब नहीं है लेकिन मेरी अपनी थिंकिंग में इसका बहुत बड़ा योगदान है और मेरे ट्विटर के बायो में भी लिखा हुआ है विजडम ऑफ क्राउड जो है। मतलब ये मेरे मन में तो हमेशा बात रही है कि कलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग इज़ ए बेटर ऑप्शन। इस किताब में जो फैक्ट बताए गए हैं, जो आंकड़े रखे गए हैं, जो तथ्य रखे गए हैं, उस बात को ट्रैंगुलेट करता है, उसको सपोर्ट करता है कि आप चाहे जितने भी स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, इफ़ यू आर पुट अगेंस्ट द क्राउड और कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस ना हो तो जो क्राउड है, जो ग्रुप है, दे आर ऑलवेज लाइकली टू कम आउट विथ अ बेटर डिसीजन देन एनी इंडिविजुअल, नो मैटर हाउ स्मार्ट दैट पर्सन इज। तो मेरा उसमें बिलीफ एकदम बहुत मेरा पक्का बिलीफ है उसमें कि हमेशा जो लोग ग्रुप में जो आप डिसीजन लेते हैं, और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की बुनियाद में ये बात है कि सामूहिक तौर पर लिया गया निर्णय, चाहे वो अनपढ़ लोगों के द्वारा लिया गया हो, चाहे वो उतने समझदार लोगों के द्वारा न लिया गया हो, वो हमेशा किसी एक व्यक्ति के निर्णय से ज़्यादा बेहतर है। आपको लगता है कि किसी मौजूदा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में ये सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया होती है? जैसे चुनाव है वो अपने आप में विजडम ऑफ क्राउड ही दिखाता है। चुनाव क्या है आप देखिए, इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि जो लोग सत्ता में होते हैं उनको यही लगता है कि भाई मैं हार नहीं सकता हूँ, मेरे पास सब जानकारी है, सारे एक्सपर्ट हमारे पास है, सारे विशेषज्ञ हमारे पास है, सारे आंकड़े हमारे पास है, सारे संसाधन हमारे पास है, और लोग तो सब बेवकूफ़ हैं, इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इनको जातियों में बांटा जा सकता है, इनको धार्मिक उन्माद के हिसाब से मैनिपुलेट किया जा सकता है, इनको पैसे दिए जा सकते हैं। इसके बावजूद सत्ता में लोग क्यों हारते हैं? क्योंकि इन सारे आउटसाइड फोर्सेस के बावजूद when people decide in group, सामूहिक तौर पर जब वो निर्णय लेते हैं तो सही गलत का निर्णय कर पाते हैं। आपको लगता है कि उत्तर भारत में इस समय एक बड़ी सामूहिक चेतना है जो राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पक्ष में है? नहीं, वो हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसका एक सबसेट है। जो मूल ताकत है वो हिंदुत्व की विचारधारा है,
जिस पर लंबे समय से संघ ने, भाजपा ने प्रयास करके समाज के एक बड़े वर्ग को उससे अलाइन किया है, अपने से जोड़ लिया है। अब वो चाहे राम मंदिर की बात हो या कुछ दूसरी उससे जुड़ी हुई बातें हो, ये सब उसका सबसेट है। हिंदुत्व की विचारधारा उसका प्रभाव है और आंकड़े भी बता रहे हैं कि करीब करीब 50%, मतलब आधे हिंदू, कटिंग अक्रॉस ऑल कास्ट, वेरिएशन हो सकता है अलग अलग कास्टों में, लेकिन करीब करीब आधे हिंदू जो हैं वो भाजपा संघ की इस हिंदुत्व के विचारधारा से, आधे से थोड़ा कम हिंदू इस विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं या उसके प्रति झुकाव रखते हैं। इसीलिए भाजपा जीत रही है। आजकल दिल्ली की मीडिया में कुछ एक जो सुर्खियां बनती हैं वो ये बनती हैं कि किसको किसको 22 जनवरी का न्योता मिला, किसको नहीं मिला, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। आपसे कभी किसी ने पूछा? नहीं, हम लोग की क्या औकात है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं, कोई हमारी बिसात नहीं है। हमको कौन, और हमारी कोई ऐसी इच्छा भी नहीं। हम यहीं के मंदिरों में जाने में खुश हैं, बिहार के गांव के मंदिर में ही जाना चाहते हैं। हम यहाँ पे खुश हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप कह रहे हैं हमारी क्या हस्ती, हमारी हस्ती नहीं प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी आपसे बुलाकर मिलते हैं? नहीं नहीं, मिलते थे, कभी मिले होंगे। अब आज की कब तारीख से नहीं मिले? मैं कई वर्ष से नहीं मिला हूँ अभी। फोन पे भी बात नहीं होती? मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। फोन पे भी बात नहीं होती? ये बेकार की बात है भाई। आप ये बताइए सौरभ द्विवेदी, अगर आपको प्रधानमंत्री सामने से फोन करेंगे, प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आएगा, तो आप फोन उठाओगे नहीं उठाओगे? बिल्कुल उठाएंगे। और बात अगर कही जाएगी तो आपको बात बोल करनी पड़ेगी जी। हमारी उसमें क्या, हमारी चॉइस नहीं है। अगर कोई सामने से फोन करेगा तो मैं फोन उठा के जवाब दे दूंगा, या जो मेरे से पूछा जाएगा मैं बता दूंगा। कब से नहीं किया सामने से फोन? अब ये उनसे जाके पूछिए। मेरा ये कोई मसला नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ मैं इसमें खुश हूँ। मुझे कहीं से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिहार के गांव-गांव में राम के, शिव के, अलग अलग देवताओं के मंदिर हैं, रोज उसका दर्शन कर रहे हैं, वो काफी है। ये इतनी लंबी बातचीत में पहली बार आप थोड़े से उद्विग्न दिख रहे हैं। उद्विग्न? जी। नहीं, उद्विग्न नहीं, मैं उद्विग्न तो जल्दी होता नहीं हूँ। बस आप कह रहे भी वहां का न्योता क्यों नहीं आया भाई? हम नहीं, मैं तो उसके बाद दूसरे सवाल पे आ गया, प्रधानमंत्री से बात कब से नहीं हुई? इसलिए कि अगर प्रधानमंत्री ने आपको फोन किया या संपर्क किया तो पहले तो वो सार्वजनिक मसला नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। और मैं उन लोगों में से हूं जो ऐसा मानते हैं कि जो बातें प्राइवेट में हो उसको सार्वजनिक, अगर उसकी ज़रूरत ना हो तो नहीं करनी चाहिए। और मेरा कोई प्रधानमंत्री से लेना देना है नहीं, ना उनको हमारी ज़रूरत है, ना हमें उनकी ज़रूरत है। अभी वो देश के कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के पास 100 प्रशांत किशोर से ज़्यादा काबिल लोग हैं। के व्यक्तिगत संबंध भी तो हैं। व्यक्तिगत संबंध कुछ नहीं है। जब थे तब उनके साथ काम किया है, डंके की चोट पर किया है, पूरा देश उसको जानता है। आज मैं अपना काम कर रहा हूँ और इसमें संतुष्ट हूँ। अच्छा, आपने कहा वो पर्सनल मीटिंग, आई रिस्पेक्ट दैट। नहीं, मीटिंग की बात नहीं, फोन कॉल की बात की। देखिए, व्यक्ति की बात नहीं है, बात उस कुर्सी की है। जी। इस देश का प्रधानमंत्री अगर आपसे मिलना चाहे या आपको बुलाए तो हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम कह दें कि हम नहीं जाएंगे या नहीं फोन उठाएंगे। अगर कोई कह रहा है तो झूठ बोल रहा है। लेकिन कोई अगर हमसे बात करे, उससे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे सहमत हूँ या मैं उनके साथ जुड़ा हूँ या वो मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं या मैं उनके लिए काम करने जा रहा हूँ। मुझे राहुल गांधी भी फोन करेंगे तो भी फोन उठाना पड़ेगा। तो कहा ही नहीं गया कभी। मैं आपको कह रहा हूँ, राहुल गांधी भी फोन करेंगे तो भी उठाना पड़ेगा। ये सब लोग हमसे बहुत बड़े लोग हैं। राहुल जी का फोन आता है आपको, प्रशांत किशोर जी को? अभी तो आया नहीं कभी इधर, बेचारे वो बहुत व्यस्त हैं खुद ही। बेचारा भी कह दिया और व्यस्त भी कह दिया। इतना वर्कलोड है इसलिए बेचारा कह दिया। कहाँ फुर्सत है उनको हम लोग जैसे लोगों से बात करने की। आप ही तो सुझाव दे आए थे, यात्रा करिए, यात्रा कर रहे हैं। जब दिया था सुझाव तो पब्लिकली दिया था, सामने कैमरे के सामने दिया था, कुछ छुप के तो दिया नहीं था। और अभी जो अपना काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो अपने जगह पे वो ठीक है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, 23 दिसंबर 2023 को आप आंध्र प्रदेश गए तो सुर्खियां नए सिरे से सजी। हैदराबाद से एक फ्लाइट में टीटीपी महासचिव नारा लोकेश के साथ आप विजयवाड़ा की तरफ गए थे। नहीं, विजयवाड़ा गए थे, चंद्रबाबू नायडू से मिलने गए थे। जी। इसलिए कि हमारे हम दोनों के एक कॉमन मित्र हैं जो बड़े नेता हैं। उनका ऐसा मानना था कि एक बार आप उनसे मिल लीजिए। बहुत दिनों से ये मीटिंग पेंडिंग थी, तो मैंने उनको जाकर ये कहा। और चूंकि आंध्र के पिछले चुनाव में मैंने YSRCP जगन मोहन रेड्डी की मदद की थी, तो चंद्रबाबू नायडू जी का ऐसा कहना था कि इस बार मैं उनकी मदद करूं।
मैंने जाकर मिलकर ये बात स्पष्ट कर दी कि मैंने वो काम छोड़ दिया है, मैं वो काम कर नहीं सकता हूँ और मेरी आंध्र के चुनाव में कोई भूमिका नहीं है, ना उनके पक्ष में ना किसी के विपक्ष में। और ये बात मुझे एक हम लोग के जो कॉमन मित्र हैं उन्होंने कहा कि आप मिलकर अगर ये बात बता दीजिए। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं जाके मिलकर उनको बता दिया मैंने ये बात। 3 घंटे उनके साथ बैठे, चर्चा की, जो थोड़ी बहुत बात सोशल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में हो सकती थी वो बताया और उसके बाद यहाँ चले आए। कई लोगों ने ये लिखा कि प्रशांत किशोर ने पदयात्रा, देखिए पत्रकारों की हालत, प्रशांत किशोर वापस लौटे कंसल्टेंसी में, पदयात्रा रुकी, चंद्रबाबू नायडू से मिले, ऐसे ऐसे खबर छापते हैं। मैं यहाँ पे अगले दिन से मैं यहाँ पदयात्रा कर रहा हूँ, लेकिन पत्रकारों को तो अपना कुछ हेडलाइन बनाना है और कोई मैं छुप के गया नहीं हूँ, कैमरे पर गया हूँ, सबके सामने गया हूँ, उनके लड़के के साथ गया, उनसे मिला, वापस आकर अपना काम कर रहा हूँ। और ये बात मैं आपको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी कह रहा हूँ, मैं पदयात्रा कर रहा हूँ या पीछे का मैंने काम छोड़ दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं देश में किसी नेता से मिलूंगा नहीं। मिलना अलग बात है और मैं जीवन में जो कुछ करना चाहता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ, प्रधानमंत्री से या राहुल गांधी से मिले तो आप नाराज होते हैं? नहीं, वो नहीं मिले क्योंकि नहीं मिले हैं। फोन पे ही बात अगर मिले, अगर जिनसे मिले वो पब्लिक के सामने मिले हैं। नहीं, सारी मीटिंग तो प्रशांत आप पब्लिक के सामने नहीं लाते होंगे। सामने करते हैं। नीतीश कुमार से टेलिंग मी कि whosoever politician you meet you make it public? बिल्कुल। पदयात्रा शुरू होने के बाद जिन लोगों से भी मैं मिला हूं, या तो उनको मैं व्यक्तिगत तौर पे पहले से जानता हूं। मान लीजिए अगर एम के स्टालिन से मिले या दीदी से मिले तो उनसे तो पहले से मिलते रहे, गए कभी मिल लिए। नए किसी व्यक्ति से अगर मिले हैं तो आपके सामने सीबीएन, अगर चंद्रबाबू नायडू से मिले पब्लिक के सामने मिले हैं, छुपने की जरूरत नहीं है। छुपाने की क्या बात है इसमें? इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। जब राहुल गांधी से मिल रहे थे तो 10 जनपद पर पूरे देश के सामने मिल रहे थे, छुप के थोड़ी ना मिल रहे थे। मैं कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहा हूं कि मैं स्वतंत्र हूं, जिससे मिलना चाहूं, जिससे भी मैं मिलना चाहूं, मैं स्वतंत्र हूं मिलने के लिए, लेकिन उतना ही स्वतंत्र हूं अपना निर्णय लेने के लिए भी कि मिलने के बाद मुझे करना क्या है, और उतना ही स्वतंत्र है बताने के लिए भी कि किससे मिले किससे नहीं मिले। स्वतंत्र उसके लिए भी है, लेकिन मेरा अपना स्वभाव। नीतीश कुमार से भी जब मैं मिला तो पब्लिकली मिला। नीतीश कुमार से भी बिहार में मिले तो पब्लिकली मिले, उनके ऑफिस में जाकर मिले। ऑफिस में जाकर मिले, अगले दिन ट्वीट करके भी कहा कि आपके ऑफर को नहीं मान सकता हूं। क्या ऑफर था? आ जाइए, फिर से जुड़ जाइए, साथ में काम कीजिए। मैंने उस समय मना कर दिया, मेरे से नहीं हो सकता है। बड़ा 2 दिन हंगामा हुआ, कह रहे भाई प्रशांत किशोर फिर चले गए, फिर नीतीश कुमार से मिल लिए, लगता है वापस जाएंगे। कई लोगों ने गालियां भी लिख के भेजी, कह रहे भाई तुम फिर नीतीश कुमार से मिल रहे हो। भाई मैं अपने मुझ पर विश्वास करने वाले लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि मैं किसी से मिल लूंगा तो वो मुझे हिला देगा या डिगा देगा। मेरे में इतनी समझ, इतना आत्मबल भगवान ने दिया है कि मैं उनसे मिलूंगा, फिर भी अपनी बात पर कायम रहूंगा। आपकी एक बात की खूब चर्चा हुई राजनीतिक गलियारों में। आपने बिजनेस टुडे से बात करते हुए कहा कि वैचारिक रूप से किसी अन्य पार्टी की तुलना में कांग्रेस जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है, मैं उसके करीब अपने आप को पाता हूँ। जब आपने कांग्रेस कहा तो आपका तात्पर्य आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस से था या मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस? मैं हमेशा से कह रहा हूँ, पूरी जन सुराज की जो सोच है ये प्रेरित है आज़ादी से पहले महात्मा गांधी की कांग्रेस से, तो विचारधारा के आधार पर उसी के करीब होगी। मैंने ये कहा कि आइडियोलॉजिकली आई एम क्लोजर टू व्हाट कांग्रेस क्लेम्स टू लूजली रिप्रेजेंट्स एज ऑफ टुडे। विचारधारा, और उसको कहने में फिर से कोई दिक्कत नहीं, फिर से दोहरा देता हूँ। विचारधारा के आधार पर अगर आज देश में 2 विचारधारा है, एक भाजपा की और एक कांग्रेस की, मोटे तौर पर और भी विचारधाराएं हैं, अगर इन 2 धाराओं में देखेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कांग्रेस के विचारधारा के करीब अपने आप को पाऊंगा, क्योंकि मैं गांधी में यकीन करने वाला आदमी हूँ। इसमें कोई बहुत बड़ी मतलब दिमाग वाली बात, ऐसे नई कोई सनसनीखेज बात है नहीं। लेकिन लोग जबरदस्ती बता रहे अच्छा ये कांग्रेस में अब जाने वाले हैं, कांग्रेस से गठबंधन। भाई कांग्रेस, ये लोगों की व्याख्याओं से आप इतने नाराज क्यों हो जाते हैं? अगर लोग आपने कुछ कहा, उनको नहीं समझ में आया तो उन्होंने व्याख्या की, तो आप इतना खींच क्यों उठते हैं कि ऐसे कैसे सोच लिया? अगर नहीं समझ में आए तब तो ठीक है, उसको समझाया जा सकता है। लेकिन आपको लग रहा है ये जानबूझ के बदमाशी की जाती है? समझ रखने वाले जब ना समझ बनकर जो गलत बात बोलते हैं उससे खींच होती है। जो मैंने आपको कहा कि आप मेरे पास पूछने आए हैं कि देश की राजनीति में क्या होगा, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, तो भाई दोनों बात कैसे होगी? ये स्तंभकार चोट दे के गए हैं आपको। ना,
मुझे क्या चोट देंगे जी। मैं आपको इतना कमजोर थोड़ी दिखता हूँ, मैं बहुत मोटी चमड़ी का आदमी हूँ। अच्छा। एक बार जो मन में बना लिया वो हिलता नहीं उससे। आपने चूंकि चर्चा की है तो मैं बता रहा हूं मैं तो कि जब भाई भी तुम पहले अपना दिमाग क्लियर कर लो। तुम पहले दिमाग क्लियर कर लो। एक और ये कह रहे हो कि प्रशांत किशोर नेताओं से मिल रहा है, फिर से कैंपेन कर रहा है। दूसरी ओर आप ही लिख रहे हो कि ये आदमी तो खत्म हो गया, पदयात्रा कर रहा है, इसका कुछ नहीं होगा, ये आदमी खत्म हो गया। तुम पहले तय कर लो भाई मैं जिंदा हूं या मर गया और प्रोफेशनली। जो लोग इस तरीके से आपका राजनीतिक मरसिया लिख रहे हैं वो उस डिजिटल ट्रैक्शन को नहीं देखते हैं जो आपके बयानों पर या आपके इंटरव्यूज पर आता भाई है। उनको सब पता है, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि सोता हुआ आदमी उसको जगाने की बात हो सकती है, जो जगते हुए सोते का नाटक कर रहा है उसको आप क्या कहेंगे। डिजिटल इसका क्या ट्रैक्शन है नहीं है, जितने टिप्पणी करने वाले लोग हैं थोड़ी बहुत समझ हम भी रखते हैं कि इसका ट्रैक्शन कैसे बनाया जाएगा। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ इसमें संतुष्ट हूँ, जितना इसको विजिबिलिटी ट्रैक्शन मिलना चाहिए उससे संतुष्ट हूँ, और 15 महीने पहले के मुकाबले ज़्यादा दृढ़ संकल्पित हूँ कि इस काम को किया जा सकता है और इसको करना है। दैट्स इट। उसके बाद जिसको जो लिखना है भाई स्तंभकार तो इसलिए भी कई लोग लिखते हैं कि मैं घबराहट में ये कहूँ कि अच्छा भाई ये नहीं, चलिए हम आप ही के सुझाव पर चल के फलाने का मदद कर देते हैं। भाई जो अगर लेफ्ट की मीडिया है वो कहते हैं प्रशांत किशोर ये सब क्या कर रहा है, ये करने से क्या होगा, इससे बढ़िया तो इंडिया का मदद कर देता। ये लेफ्ट की मीडिया लिख रही है। इसी नजरिए से मैं इतना तो समझ रहा हूँ कि वो क्यों लिख रहे हैं जी कि भाई आप आकर इंडिया की मदद कर दीजिए। जो राइट की मीडिया है तो इंडिया ब्लॉक से ज्यादा चिंता उनको है कि इंडिया ब्लॉक की कौन मदद करे। स्तंभकार है। हाँ। अब अपनी और राज्यसभा के दावेदार भी हैं। अब ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अपनी दुकानदारी चलती रहनी चाहिए जी। तो उनको चिंता प्रशांत किशोर के काम से नहीं है, उनको चिंता ये है कि उनकी समझ से जो प्रशांत किशोर को करना चाहिए वो ये है कि हम इंडिया के गठबंधन के साथियों के साथ अपनी ताकत लगाएं, उनको मदद करें, भाजपा को हराने में लगे। नहीं कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर भाजपा का एजेंट है, अच्छा, या कुछ नहीं कर रहा है। जो राइट की मीडिया है प्रो बीजेपी, वो क्या उनको कहती है? दिख रहा है कि भैया बिहार में तो कहानी लग गई। अगर ये आदमी इसने जनसुराज खड़ा कर दिया तो जो लालू नीतीश का एंटी वोट हमको मुफ्त में मिलने वाला था उसका एक और दावेदार खड़ा हो जाएगा। तो ये अपने चिल्ला रहे हैं कि भैया ये तो गांव में घूमने से क्या होगा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है। तो दोनों की अपने अपनी स्वार्थ हैं, अपनी अपनी सोच है, इसलिए वो लिखते हैं इससे बात। ऐसी एक लिखा मैंने पढ़ा प्रशांत किशोर जी दैनिक भास्कर अखबार में, सारण से निर्दलीय एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय, जनसुराज से जुड़े हैं जी। उन्होंने कहा कि हम 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब सच्चिदानंद राय जी का ये टिप्पणी है, मैंने जैसा आपको कहा ये स्वायत्तता है, लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हमें कितने लोकसभा चुनाव पर लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। सच्चिदानंद राय जी उन लोगों में हैं जिनकी सोच है कि जनसुराज को लोकसभा के 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। प्रशांत किशोर की क्या सोच है? मेरी सोच ये है कि जो सारे जहाँ पर भी पदयात्रा हो गई उन सबके साथ हम लोग जनवरी के अंत में या फरवरी में बैठेंगे और सारे साथियों का जो निर्णय होगा उसको मान्य किया जाएगा। मैं हर दिन हर ब्लॉक में भी कहता हूँ कि अगर आप में से कोई आदमी चुनाव लड़ना चाहता है, कोई जिले की यूनिट चुनाव लड़ना चाहती है तो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वो चुनाव उसको निर्दलीय के तौर पर लड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग सब सहमत होकर चुनाव लड़ेंगे तो आप ये भी मानकर चलिए कि प्रशांत किशोर पूरी ताकत भी हम उसके पीछे लगाएंगे। इसका एक उदाहरण भी आपने देखा होगा, जब पहले 5 जिले में पदयात्रा पूरी हुई तो लोगों ने कहा आप तो शिक्षा की इतनी बात कर रहे हैं, शिक्षा के एमएलसी का चुनाव हो रहा है, इसको लड़ना चाहिए। हम लोग चुनाव लड़े और 5 जिले के जो जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने बैठकर अपने बीच से एक उम्मीदवार अफाक अहमद जी को तय किया और उनको जिताने के लिए हम सब ने कोशिश करी, थोड़ी बहुत प्रयास हम लोगों ने भी करा और वो सज्जन जीत कर आए हैं। वहाँ एनडीए भी हारी, महागठबंधन भी हारा। मतलब भाजपा की हालत तो ये हुई, उनको 450 वोट आया था अपने 5 MP वाले क्षेत्र में। उस पूरे सारण क्षेत्र में भाजपा के 5 सांसद हैं, इनको कुल जमा मिलाकर 491 वोट आया और जनसुराज का समर्थित जो निर्दलीय प्रत्याशी वो 4500 वोट लेकर जीता है। तो चुनाव अगर लड़ने की बात बनती है, लोकल यूनिट तय करती है, सही उम्मीदवार होगा तो पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। लेकिन निर्दलीय लड़ा क्योंकि दल है नहीं। दल बनेगा तभी तो दल से लड़ सकते हैं। तो सच्चिदानंद राय जी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं या जिनका मत है कि हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए।
पर अंततः जिले की यूनिट तय करेंगे या प्रशांत किशोर? अंततः जिले की यूनिट तय करेगी, जिले की यूनिट तय करेगी। इसलिए मैंने आपको उदाहरण भी बताया कि जब वो चुनाव हुआ तो उस समय बिहार में 7-8 और भी चुनाव हुए, लेकिन उन 5 जिलों में ये तय हुआ कि नहीं, हमें चुनाव लड़ना है और हमारे पास सही प्रत्याशी है, तो उसके पीछे ताकत लगाई गई। बार बार बिहार का जिक्र हो रहा है। जब भी हम लोग बिहार से जुड़ी सुर्खियां देखते हैं तब जातिगत जनगणना को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने इसे दूसरे स्टेट्स में रेप्लिकेट करने की कोशिश भी की, उनमें से ज़्यादातर में वो हारे। प्रशांत किशोर का इस विषय पर क्या सोचना है? इस पे पहले दिन से, चूंकि बिहार में अगर आप राजनीति करेंगे तो इन विषयों पर तो रोज टीका टिप्पणी मांगते हैं। बिल्कुल। मैंने शुरू से कहा है कि पहली बात कि ये कोई जातिगत जनगणना बिहार में हुई नहीं है। बिहार में जातियों का सर्वे हुआ है। जनगणना केंद्र सरकार का विषय है, उसको वैधानिक बैकिंग है। सर्वे राज्य सरकार ने कराया है, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। दूसरी बात, कोई भी सर्वे जनगणना अगर आप करते हैं, उससे जो जानकारी अगर आपको मिल रही है, उन जानकारियों के मिलने मात्र से उस समाज का भला होने वाला नहीं है। उन जानकारियों पर आपको काम भी करना होगा। बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ, अच्छी बात है, हुआ है, बढ़िया है, सारी जानकारी आ गई। लेकिन उस जानकारी में सबसे बड़ी बात निकल कर क्या आई कि पिछले 30-35 सालों में जिन जातियों के नाम पर लालू नीतीश पिछले 30 साल से यहाँ बिहार में राज कर रहे हैं, उनकी स्थिति कमोवेश वही बनी हुई है जो आज से 30 वर्ष पहले है। और उनकी बड़ी हकमारी हुई है, सामाजिक, आर्थिक और हर नज़रिए से। तो बड़ा सवाल ये नहीं है कि उनकी हकमारी हुई है, क्योंकि वो तो पहले से भी पता था, उसको वैलिडेट कर दिया सर्वे ने। बड़ा बात यह है कि इस हकमारी को किया किसने है। ये हकमारी किया है 2 लोगों ने, वो है लालू जी और नीतीश जी, क्योंकि सत्ता में ये बैठे हुए हैं पिछले 30 साल से। तो ये तो ऐसा हुआ, इनको पता नहीं कौन सुझाव देता है कि कीचड़ जो नीचे रखा हुआ है उसको उठाकर आपने अपने मुंह में लगा दिया। इसको आप लोग भारी मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे, कई लोग बता रहे हैं। इनको कोई समझ नहीं है। इन जातियों ने ये देख लिया, इन जाति समूह के लोगों ने, कि भाई ये 30 वर्ष से हमारे नाम पर राजनीति करके हमसे वोट लेकर वहां गद्दी पर बैठे हुए हैं। इनकी संख्या है कम, इनको सब लाभ मिला है। पूरे जदयू और आरजेडी में कितने अति पिछड़ा और दलित समाज के लोगों को इन लोगों ने विधायक मंत्री बनाया है, बता दें जरा। ये आज बिहार सरकार का बजट है पिछले वित्तीय वर्ष का 2,46,000 करोड़, और पूरे बजट का 60% बजट सिर्फ से जुड़े हुए जो विभाग हैं वो सिर्फ 2 लोगों के पास है, वो है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव। तो मेरे भाई, अगर हकमारी हो रही है तो ये तो तुम ही कर रहे हो। आपको किसने रोका है कि अति पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज के लोगों को पथ निर्माण मंत्री बना दो, उप मुख्यमंत्री बना दो, स्वास्थ्य मंत्री बना दो, शिक्षा मंत्री बना दो, ग्रामीण विकास मंत्री बना दो? ये सारे मंत्रालय तो तुमने खुद रखे हुए हैं। नीतीश कुमार को किसने रोका है? भैया होम मिनिस्टर किसी मुस्लिम को बना दो, किसी दलित को बना दो, किसी अति पिछड़े को बना दो। तो वोट ले रहे हो उनसे, राजनीति कर रहे हो उनके नाम पर, दे रहे हो कुछ नहीं। तो समाज में जातिगत सर्वे का और इसको पॉलिटिसाइज करने का उल्टा इनको तमाचा इस बार पड़ेगा। और आपको मैं लिख कर दे देता हूं, इसका बड़ा भारी नुकसान इनको होगा। जैसे कांग्रेस को हुआ वैसे इनको भी होगा। बिहार में इन दोनों को होगा जी। कई लोगों को लग रहा था ये मंडल 2 है, मंडल 4 है। भैया आप देखिए, इसको बात को समझिए। पहले आप, मंडल कमीशन आने के बाद इन लोगों को क्यों फायदा हुआ? फायदा इसलिए हुआ कि उस समय ये लोग सफलतापूर्वक और सही तरीके से ये कहने में कामयाब रहे कि जो अगड़ी जातियों का शासन है उसकी वजह से सारा समाज पीछे छूट गया है। नतीजा क्या हुआ? उन तीनों जातियों को, 3-4 जो अगड़ी जाति मानी जाती हैं, अगड़ा पिछड़ा तो कोई होता नहीं है मेरी नज़र में, लेकिन जिसको सामाजिक तौर पर अगड़ी जातियां कहते हैं, उनको जनता ने बिल्कुल बेदखल कर दिया, सजा उनको मिली। आज उन अगड़ी जातियों के जगह पर कौन है? ये भाई साहब लोग हैं। तो अगर जनता फिर से वही हिसाब करे जो मंडल के समय किया तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? तो लॉजिकल बात है, तो सबसे पहले तो लालू नीतीश पर ही गाज गिरेगा, क्योंकि सत्ता इनके पास है पिछले 30 साल से। सारे संसाधन पर कब्जा करके ये बैठे हुए हैं, अपने और अपने बच्चों को बैठाए हुए हैं। भाई बनाइए अति पिछड़ा को। लालू जी कहे कि जो बिहार में जो सबसे काबिल यादव लड़का है वो बनेगा मुख्यमंत्री, कोई दिक्कत नहीं है, कह के दिखाएं।
ये जात की राजनीति कहाँ कर रहे हैं? ये लोग तो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो रोज अपनी सभाओं में कहता हूँ, ये जाति की राजनीति नहीं है। जात की राजनीति होती तो ये कहते कि भाई जो यादव समाज में सबसे काबिल लड़का है वो बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री और सब लोग मदद कीजिए। लालू जी ये कहाँ कह रहे हैं? लालू जी तो ये कह रहे हैं कि मेरा लड़का काबिल हो या न हो वो बनेगा मुख्यमंत्री, सब लोग आप लोग जात के नाम पर हमको वोट दीजिए। और बिहार की जनता इसको समझती है। एक भूमि सुधार का मुद्दा है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये कई लोगों ने कहा कि बर्र के छत्ते में हाथ डालने जैसा है। देखिए, मैं जो बात कहता हूँ, मैंने एक संकल्प लिया हुआ है जी कि मुझे जो बात सही लगेगी मैं बोलूँगा। उसका वोट पर असर क्या होगा कि शराबबंदी खिलाफ बोलिएगा तो महिला खिलाफ हो जाएगी, भूमि सुधार के बारे में बोलिएगा तो फॉरवर्ड वर्ग खिलाफ हो जाएगा, जातिगत सर्वे पर बोलिएगा तो बैकवर्ड नाराज हो जाएगा। इन चीज़ों की चिंता किए बगैर मैं आपको बता रहा हूँ जी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि बिहार में किसानों की बदहाली का या लोगों की जनरल बदहाली का एक बड़ा कारण यह है कि बड़े राज्यों में, देश के बड़े राज्यों में बिहार शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भूमि सुधार के दिशा में कोई प्रयास, सार्थक प्रयास नहीं किया गया। जी। नतीजा इसका क्या हुआ? बिहार में आज करीब 1/3 जमीन, कृषि योग्य 1/3 जमीन के मालिकाना हक को लेकर डिस्प्यूट हो गया। आप चाहे अगड़े वर्ग के हैं या पिछड़े वर्ग के, आपके दादा परदादा के नाम पर ही जमीन का रसीद कट रहा है। ना आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, ना उसका कोई प्रोडक्टिव यूज कर सकते हैं। उन जमीन को सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, एक ही जमीन को अलग अलग लोगों को पट्टा जारी कर दिया। लोग लाखों एकड़ का जमीन अलग अलग पट्टा लेकर घूम रहे हैं। ना उनका कभी मालिकाना हक मिला, ना उस पर वो कुछ कर पा रहे हैं, और जिसकी जमीन थी वो भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा है। उससे एज ए सोसाइटी हम लोग की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लैंड प्रोडक्टिविटी नीचे गई है। और 1/3 जमीन का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो गया। तो इसकी वजह से जब तक बिहार में आप भूमि सुधार लागू नहीं करेंगे, भूमिहीनों के लिए कोई रास्ता नहीं निकालेंगे, तो बात बनेगी कैसे? पूरे बिहार में इतनी बड़ी संख्या में भूमिहीन लोग हैं, उस दिशा में आप, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि विनोबा भावे का भूदान आंदोलन बिहार से शुरू हुआ। जो लाखों एकड़ जमीन उस समय के सो कॉल्ड बड़े और जमींदारों ने स्वेच्छा से या विनोबा जी के प्रेरणा से अगर इन्होंने दान किया, वो जमीन कहाँ गई? वो जमीन किसको मिली? जिनको मिली उनको लाभ मिला कि नहीं? भूमि सुधार इन सारी बातों को शामिल करता है। बिहार में स्थिति यह है कि पूरा जो राजस्व विभाग है, ये सर्किल अफसर जो अंचलाधिकारी है उसके नीचे 2-3 कर्मचारी और उसके नीचे 3-4 दलाल, जिसको बिहार में अटर्नी कहते हैं, उन्हीं के हाथ में पूरी व्यवस्था है। बिल्कुल एडहॉक बेसिस पर, किसी को पता ही नहीं है कि जमीन किसके नाम पर है, रसीद किसी दूसरे के नाम पर कट रहा है। दलाल को अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा, आपका रजिस्टर 2 से नाम हटा के किसी दूसरे का डाल देगा। लोग दिखाते हैं मुझे गांव-गांव में उसका रजिस्टर 2 में नाम है, उस पर इंक गिरा दिया, आपका डिस्प्यूट हो गया। जब तक इस कई राज्यों ने, कर्नाटक वगैरह ने आज से 30 साल पहले अपने जमीन को डिजिटाइज कर दिया, सारे लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज कर दिए गए। बिहार में कोई प्रयास नहीं किया गया है उसके लिए। और जब आपकी 60-70% आबादी कृषि पर आधारित है और कृषि सबसे ज़्यादा उसमें ज़रूरी है जमीन, और ज़मीन ही डिस्प्यूटेड हो गई, तो हमारा किसान तो मरेगा ही मरेगा। तो ये वर्ग का डर दिखाकर कि भूमि सुधार लागू करेंगे तो फॉरवर्ड नाराज हो जाएगा। क्यों नाराज हो जाएगा? अगर आप जमीन के मालिकाना हक आपके पास है भी आज, तो आप उसका कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो रसीद ही नहीं आपके नाम पर कट रही है, या रसीद कट भी गया तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर। मेरा इस दफ़ा की बातचीत का आखिरी सवाल, बिहार के बाहर जनसुराज जाएगा? नहीं, मैं बिल्कुल, जब तक बिहार में इस चीज़ को प्रमाणिक तौर पर करके दिखा न दूं, तब तक बिहार से बाहर जाने का कोई सवाल नहीं है। मुझे हर दिन, अगर हर दिन नहीं तो हर हफ्ते किसी न किसी राज्य से कुछ ना कुछ लोग आकर जरूर मिलते हैं, बताते हैं, ऐसी इच्छा जाहिर करते हैं कि वो भी जनसुराज को अपने राज्य में रेप्लिकेट करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं। मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ कि आप आइए, कैंप में रहिए, सीखिए। लेकिन बिहार के बाहर हम लोग तभी जाएंगे जब बिहार में इस चीज़ को हम लोग प्रमाणिक तौर पर कर सकें। इसकी वजह यह है कि देखिए, आज भी जो लोग इसको देखते, जानते, समझते हैं, अभी भी ये है हाइपोथेसिस ही, और मुझे ये स्वीकार करना होगा। लोग कह रहे हैं भाई बात तो अच्छी कह रहे हैं, होना तो ये चाहिए, लेकिन देखिए होगा तब ना। लोग तो तभी मानेंगे जब हम लोग इसको करके बिहार में दिखाएंगे।
लेकिन ये तय है कि जब बिहार में करके इसको दिखाएंगे तो इसका दूरगामी असर आपको बिहार के और बिहार के बाहर के राजनीतिक सामाजिक स्थिति पर दिखेगा। प्रशांत, कई लोग जब हम लोगों की बातचीत देखते हैं हमारी आपकी, उनको उत्सुकता होती है पदयात्रा के बारे में देश में दुनिया में, तो आपने क्या तौर तरीका रखा है अगर कोई बाहर के लोग पॉलिटिकल ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने समझने के हिसाब से कि क्या प्रयोग हो रहा है? कोई भी आ सकता है, बिल्कुल स्वतंत्र है। इस पूरी व्यवस्था में आप देख रहे हैं इसमें क्या मतलब इज इट लाइक अ वॉक इन इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग? बिल्कुल, कोई भी वॉक इन कम एंड मीट एनी ऑफ योर वॉलंटियर कि हमें पदयात्रा में जुड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, नो बैरियर्स। इस पूरी व्यवस्था में आपने एक चीज का जो जिक्र नहीं किया, इसमें कोई एक डंडाधारी सिपाही नहीं है। आपके साथ भी कोई सुरक्षा कोई कर्मी नहीं जी। और बिहार में लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लोग ये चर्चा करते हैं कि अगर आपको राजनीति में रहना है तो सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। आज मैं 16 महीनों से पैदल चल रहा हूँ, बिना किसी सुरक्षा के चलता हूँ, यहीं गांव में रहता हूँ, मेरे सारे पदयात्री यहाँ रहते हैं। आज तक किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना कभी नहीं हुई और ये बिहार के लोगों की सोच को दर्शाता है, विजडम ऑफ क्राउड, उनकी सोच को दर्शाता है। वो चाहे मेरी बात से सहमत हो या न हो, आप देख रहे हैं रात के अंधेरे में हम लोग आ रहे हैं, लोग कंधा लगाकर अपने गांव से निकालते हैं। कोई बीच में शराब वराब पीकर आ भी जाता है तो गांव के लोग कहते हैं भैया आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं यहाँ पर। इसी बिहार के बारे में लोग बताते हैं भैया जात में इतना बटा हुआ है, आपको कौन पूछेगा, मैं हर जात के गाँव में जा रहा हूँ। इसी बिहार में लोग कहते हैं भैया इतना क्राइम है कि अगर आपको मुखिया भी बनना है तो 4 गनमैन लेकर चलना है। हम पूरे बिहार में 16 महीने से चल रहे हैं, हमें तो कोई एक सिपाही भी लेकर चलने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका सवाल था, कोई भी आदमी आकर जो जुड़ना चाहता है, इसका अनुभव करना चाहता है, बिल्कुल वॉक इन इंटरव्यू भी नहीं है। वो आदमी आता है, जुड़ता है। कैंप में जो साथी पदयात्री हैं, एक व्यवस्था बनी हुई है, अपने आप को रजिस्टर कराइए। अगर कैंप में जगह है तो आप रह सकते हैं, आपके रहने खाने की व्यवस्था हो जाएगी। ज़्यादातर समय जगह रहता ही है, नहीं रहता तो पदयात्री साथी उसको एडजस्ट करते हैं और फिर वो उसकी अपनी इच्छा है, वो 10 दिन रहे या 1 महीना। आपने ये जिक्र किया, हम आंध्र प्रदेश के आपके एक वॉलंटियर से मिले, बोले हमारे सब दोस्त हमको फोन पे पूछते रहते हैं तुम ठीक हो कि नहीं, और सबने डरा रखा नहीं, है कि आंध्र के हमारे साथ कर्नाटक के लोग देखिए आपके सामने यहाँ बैठे हुए सभी कर्नाटक के लड़के हैं। हाँ। आंध्र प्रदेश के एक लड़के हैं तो हमारे साथ बहुत दिनों से चल रहे हैं। एक रेड्डी करके एक लड़का है जो बहुत दिनों से, मतलब पहले दिन से ही चल रहा है। और भी कई लोग हैं, आंध्र से है, कर्नाटक से है, राजस्थान से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से लड़के यहाँ पर हैं। लड़कियां कम है वॉलंटियर? नहीं, वॉलंटियर वो ओवरऑल वही समाज का रिफ्लेक्शन है क्योंकि राजनीति में कम है? नहीं, देखिए रहना और जो एक नोमैडिक लाइफ है, क्योंकि हर दिन हम लोग यहाँ से उठकर किसी नए जगह पे जाते हैं। नहीं, महिलाएं साथी हैं, एक हमारे साथ भारती जी हैं, वो कई महीनों तक रही हैं, साथ में चली हैं। और भी एक गीता पासवान है, वो भी कई महिलाएं हैं जो रहती हैं, चलती हैं। लेकिन महिलाओं के लिए वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट है क्योंकि जो नोमैडिक लाइफ है उसमें एडजस्ट कर पाना और उसमें रह पाना थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं इसमें। चलिए, ऑन दैट नोट, प्रशांत किशोर जी को आप सुन रहे थे जमघट में, और ये एक दिलचस्प राजनीतिक प्रयोग हो रहा है और राजनीति के विद्यार्थी के तौर पर हमें लगा कि इसको करीब से देखा जाना चाहिए। वो जो बड़ा सा घट चलता है आपकी यात्रा के सुझाव पत्र, वो उसमें कुछ दिलचस्प सुझाव पत्र की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले हम लोगों ने उसको सहयोग के लिए रखा था कि कुछ लोग उसमें पैसा डालें। जो पैसा कोई आके हाथ में पकड़ाता था पैसा, अच्छा, कुछ अनाज कुछ पैसा लोग देते थे, तो हम लोगों ने वो गुल्लक बना कर कह दिया भैया जिसको डालना है उसमें डाल दो। फिर हुआ ये कि जब लोग उसमें पैसा डालते थे तो पता चला रात में लोग उसको खोल के नीचे से निकाल लेता था। अब यात्रा के बाद कौन ही बैठ के उसकी पहरेदारी करेगा। तो फिर हम लोगों ने उसको सहयोग पात्र से सुझाव पात्र कर दिया कि इसमें पैसे मत डालिए, आपके जो सुझाव है वो डालिए। कुछ लोग डालते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी आकर हाथ में पकड़ाना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन एक फॉर्मेट का हिस्सा है, अगर आप चाहें तो उसमें डाल दीजिएगा तो हम लोग को मिल जाएगा। गांधी जी जब कांग्रेस का संगठन बना रहे थे तब चवन्निया मेंबरशिप की बात किया करते थे। उसके पीछे एक विचार ये था कि सबको अपनी भागीदारी लगे। आप अपने भाषणों में कहते हैं मैं ना आपकी चाय पीन रहा हूँ ना आपसे पैसा लेने आया हूँ। देखिए, कुछ बातें ये इसलिए कहता हूँ, जो आपने कहा एक पहले भी कि आप अपने, किसी ने बताया कि ह्यूमिलिटी नहीं दिखाता है कि आपका समाज इतनी बार ठगा गया है, इतनी बार ठगा गया है कि उसको मतलब वही है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि देखो भाई, मैं तुमसे कुछ ले नहीं रहा हूँ,
ये बता रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो इसको अपनाओ, नहीं अच्छा लगे तो तुम्हारी मर्जी है। मैं तुमसे ना वोट मांग रहा हूँ ना तुमसे कुछ ले रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, इसको सुन लो, समझ लो, ठीक लगे तो जुड़ जाओ। फिलहाल वोट नहीं मांग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वोट नहीं मांग रहे फिलहाल जब तक पार्टी नहीं बनेगी। जब सब लोग मिलके, जब वही समाज के लोग कहेंगे कि हम लोग मिलके सब पार्टी बना लिए, तो हम लोग सब लोग फिर जाएंगे, कहेंगे कि भाई तुमने तय। सबसे मैं पूछ रहा हूँ, मैंने ये पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए, जनता का राज चाहिए। लोगों का आपने रिस्पॉन्स देखा, लोगों ने क्या कहा। मैं फिर दोबारा पूछता हूँ कि भाई जिसको लालू जी का चाहिए लालू जी बोल दो, जिसको मोदी जी का चाहिए मोदी जी बोल दो। फिर और ज्यादा तेज आवाज में लोग कहते हैं नहीं भैया हमें तो जनता का राज चाहिए। और आपने तो खुद विटनेस किया है, आप फुटेज निकाल कर देख लीजिए। मैं दोबारा इस सवाल पर दोबारा लोगों से पूछता हूं कि भाई बता दो तुम्हें क्या चाहिए, लालू का राज चाहिए, नीतीश का राज चाहिए, मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए। लोग कहते हैं नहीं भैया हमें तो जनता का राज चाहिए। अब ये सारी चीज सुनने के बाद ये अंतिम सवाल होता है। तो जब लोग कह रहे हैं कि उन्हें जनता का राज चाहिए, तो मैं उनको बता रहा हूं कि जनता का राज का रास्ता क्या है। रास्ता जो है वो मैं उनको बता रहा हूं कि अपने बच्चों के लिए वोट दो और उसी पे कायम रहेंगे। अपने लिए वोट अभी भी नहीं मांग रहे हैं, अपने लिए वोट आगे भी नहीं मांगेंगे। बिहार के बच्चों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं और आगे भी बिहार के बच्चों के लिए ही वोट की अपील करेंगे। आप सुन रहे थे जन स्वराज के कर्ता धर्ता अपने सहयोगियों के साथ प्रशांत किशोर को। ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, क्योंकि अंततः लोकशाही में लोगों की जो बात है, जिसको विजडम ऑफ क्राउड कहा गया है, वही सर्वमान्य भी है और दुरुस्त भी। प्रशांत किशोर जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका अपनी सौरभ सेहत भाई का आने ख्याल के लिए। रखें बिल्कुल और ठीक है, तंदुरुस्त यात्रा हैं। पर बढ़ते रहें। धन्यवाद।